के हमारे होते हैं नोटिफिकेशन जो मुझे आ रहे होते हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर रहा होता हूँ। तो मैं ग्रुप्स जो आप लोगों के बने बने हुए होते हैं, जैसे अब आप एडमिशन ले लेंगे लेट सपोज, तो उसमें आपका एक जो ग्रुप बनेगा तो उसमें मैं वो लिंक्स भी शेयर करता रहता हूँ। तो हम शुरू कर लेते हैं जी। टेलमेंट सी एस एस, आज मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं ऑनलाइन, इब्राहिम, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। एग्जाम्स हो रहे थे, इन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ। सॉरी इब्राहिम, मैं आपका मैसेज देख नहीं पाया ड्यू टू द बिजी ऑफिस रूटीन। लेकिन मैं ये भी है कि मैं खुद डेवलपर हूँ, बशीर साहब के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी इब्राहिम तो जानते ही हैं, वो मेरे एक्स कलीग भी रह चुके हैं, और माशाल्लाह वो हमारे बड़े ज़बरदस्त मार्केटिंग के बंदे हैं। अब वो डेवलपमेंट की फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो मेरे लिए ऑनर की बात है। वो मुझसे इंस्पायर होकर वो इस फील्ड में आ रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। कंटिन्यू करते हैं आज का जो हमारा सब्जेक्ट है। और जो ये चीज़ है जी हमारी टेलमेंट सी एस एस, ये मैंने पिछली दफ़ा जब लेक्चर हुआ था मेरा टेलमेंट सी एस एस के हवाले से, कुछ मैंने बेसिक लेआउट रेडी किया था यूजिंग द बॉयलर प्लेट। तो उसी को मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। मैं चलता हूँ जी डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज पे। टेलमेंट सी एस एस की वेबसाइट है, ये मैं लिंक शेयर भी कर रहा हूँ। मैं जितने भी यूज़फुल लिंक्स होते हैं जो डेवलपमेंट ऑफ द वेबसाइट के लिए हमें रिक्वायर होते हैं, वो मैं शेयर कर लेता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, ताकि जब वो भी काम करने के लिए बैठें, फॉर द सेक ऑफ एक्सरसाइज पर्पज़, फॉर द सेक ऑफ अगर वो किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो वो ये वाले जो ऑफिशियल लिंक्स हैं वो उनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, उनको अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेज को डेवलप करने में। अच्छा, तो ये पेज था जी हमारा। और इस फ्रेमवर्क, ये एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है टेलमेंट सी एस एस का, जिसमें हम मेनली फोकस कर रहे होते हैं बिल्ट इन क्लासेस के ऊपर। और उन्हीं बिल्ट इन क्लासेस को हमने यूटिलाइज करके एक बेस लेआउट रेडी किया था। मैं वो ओपन करने लगा हूँ। हम एक फिग्मा का डिज़ाइन भी इसमें हम देख रहे थे, वो भी मैं ओपन कर लेता हूँ। फिग्मा डिज़ाइन, समवन जॉइन एडमिट, ये मेरे पुराने स्टूडेंट ये भी आ गए, शराज भी आ गए। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। आप लोग आज रौनक लगा ली आप लोगों ने, विच इज़ गुड। अच्छा जी, ये मैं इसको ओपन कर रहा हूँ सबसे पहले वी एस कोड में। वी एस कोड में ओपन करने के लिए प्रोजेक्ट पे फोल्डर रूट डायरेक्टरी में चलते हैं जी हम। और वो है जी हमारा प्रोजेक्ट है जी प्रोजेक्ट्स। और उसमें आज जाके जो मैं काम कर रहा हूँ वो है जी डैशबोर्ड का मैंने फोल्डर बनाया था। ठीक है, ये मैंने रेडी किया था फॉर द टेलविंड सी एस एस, यूजिंग द टेलविंड सी एस एस। और ये मैंने सी एम डी लिखना है यहाँ पे। ओपन किया मैंने कमांड टर्मिनल कोड स्पेस डॉट, ये कमांड हम यूज़ करते हैं टू ओपन द वर्किंग रूट डायरेक्टरी विद इन द वी एस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। अच्छा जी, ये मैंने ओपन कर लिया। इसमें बिल्कुल बेसिक से मैंने लेआउट रेडी किया था लास्ट टाइम, और इसमें कुछ भी नहीं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने स्टफ़ नहीं ऐड किया था। सिंपल मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से जाके और मैंने इसको यूज़ कर लिया था। ठीक है ना, इस यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया था प्ले सी डी एन, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट देना है सबसे पहले। जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, देन वी कैन वर्क ऑन द एडवांस लेवल प्रोजेक्ट्स एज वेल ईजीली। अच्छा जी, मैं साथ ही फिग्मा का डिज़ाइन भी ओपन कर लेता हूँ जो मैं कर रहा था, इस ताकि मुझे गाइडलाइन भी मिलती जाए कि मैंने करना है। ठीक है जी, हमारे पास 2 स्टूडेंट्स ऐड हो गए हैं फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़, बशीर और फौजिया। ठीक है जी, वेलकम टू द क्लास बोथ ऑफ यू स्टूडेंट। मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों को ये जो आज का हमारा एक सेशन है, ये आप लोगों को बेहतर से बेहतर डिसीजन लेने में आसानी हो जाए आप लोगों को। ठीक है, अच्छा जी, ये है जी वो पेज जो मैं बना रहा था, ये मैं ओपन करने लगा हूँ। डैशबोर्ड का जो पेज है जो मैं बना रहा था। अच्छा जी, दिस इज प्रोबेबली दिस इज द पेज, लेट मी ओपन फिग्मा डिज़ाइन। अच्छा, फिग्मा का इंटरफेस क्या करता है आपको? फिग्मा का इंटरफेस आपको बेसिकली हेल्प आउट कर रहा होता है जो भी आप काम कर रहे होते हो रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, डिज़ाइंस के ऊपर, वो सारे का सारा आफ्टर क्रिएटिंग अ अकाउंट ऑन फिग्मा आप इजीली देख सकते हैं ऑन अ डैशबोर्ड, तमाम जितने भी आपके स्ट्रक्चर लेआउट होता है। ठीक है, अच्छा जी, ओके, दिस इज़ एन अदर प्रोजेक्ट। ये मेरा डिफरेंट प्रोजेक्ट है, सॉरी, ये मैंने नहीं ओपन करना था। ओके जी, मैं जो काम कर रहा था जी, ओके, ठीक है, मैंने ग्रुप में शेयर किया। दिस इज, आई थिंक दिस इज द पेज। ठीक है जी, प्रोबेबली दिस इज द पेज, लेट मी चेक। ये है जी फिग्मा, सर्च करना है। मैंने लिंक शेयर कर दिया था फॉर द सेक ऑफ इजी। फिग्मा, ओके,
दिस इज द फिग्मा डिज़ाइन स्पेसिफिकली टारगेटेड कम्युनिटी। अच्छा, आई थिंक मैंने डिसीजन लेना है। परफेक्ट, ठीक हो गया, याद आ गया मुझे। एक्चुअली हमारी जो क्लास है वो काफ़ी अच्छे के बाद होती है, मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा होता हूँ। दैट्स वाई मैं एक और बैच को जो डैशबोर्ड पढ़ा रहा था तो मुझे लगा मैं आप लोगों को दे चुका हूँ डिज़ाइन। तो हम डिसाइड कर लेते हैं एक डिज़ाइन। तो ये एक डिज़ाइन है जी जो मैं डिसाइड कर लेता हूँ, ठीक है, जिस पे मैंने काम करना है। बाकी आप सब स्टूडेंट्स को एक्सप्लिसिटली अलग अलग डिज़ाइंस मिल जाएंगे जो आप लोगों ने यूजिंग द टेलविंड CSS डेवलप करने होंगे, ठीक है। दिस इज़ द डिज़ाइन आई वांट कि यार मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ यूजिंग द टेलविंड CSS। ये है जी मेन हम लोगों ने जो पेज रेडी करना है, और ये बॉयलर प्लेट है जो मैंने रेडी कर ली थी लास्ट टाइम, ठीक है। और इसको भाई इसका भी इंटरफेस हमने चेक भी कर लिया था, देख भी लिया था। मैं डबल क्लिक करके दोबारा से एक दफ़ा रीचेक कर लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ, जी बिल्कुल यही एग्जैक्टली वही पेज है जो मैंने क्रिएट किया था। इसमें सिंपल अभी बिल्कुल उसी तरह से जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ आ रहा है हेलो वर्ल्ड, H1 का टैग है सिंपली, और उसके अंदर वो बिल्ट इन क्लासेस लगी हुई हैं और वो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो ये मुझे क्रॉस चेक भी हो रहा है, इसको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास टेलविंड CSS लग रही है, ठीक है। दिस इज तो मेरा मेन गोल टारगेट रेडी हो गया है, बॉयलर प्लेट रेडी हो गई है, जिसमें अब मैं ईजीली यूजिंग द फिग्मा डिज़ाइन टेकिंग द गाइडलाइन फ्रॉम द फिग्मा डिज़ाइन अब मैं 1 बाय 1 एलिमेंट्स को क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले जो हमारा मेन टॉप हेडर कंपोनेंट है, जैसे हमने बूटस्ट्रैप में कंपोनेंट बनाए, हमें बूटस्ट्रैप में ये बेनिफिट हो जाता है कि उसमें बने बनाए कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। टेलविंड के अंदर भी ऐसे ही है। टेलविंड में आपको एक, क्योंकि अब आप लोगों ने आगे चल के जब इस पे स्विच करना है बैकएंड डेवलपमेंट में, जनवरी में जो आप लोग स्विच कर रहे हो, तो काम आप लोगों ने रिएक्ट में करना है। रिएक्ट में मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया कि रिएक्ट में कॉम्बिनेशन हमारा जो फ्रंट एंड का जो फ्रेमवर्क होता है वो होता है टेलविंड CSS का, ठीक है। उसके साथ जब हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं यूजिंग द टर्मिनल कमांड, तो उसमें जो चीज़ें बेसिक लेवल की पूछी जा रही होती हैं, उसमें जैसे मैंने Next.js का तस्करा भी किया था, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया हुआ है कि उसी को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग डिज़ाइंस हैं, जो हम HTML हमने कस्टम बनानी सीखी बूटस्ट्रैप या टेलविंड से अगर हम बना रहे हैं, तो इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं रन टाइम पे यूजिंग द ऑनलाइन टूल टू इनटू द Next.js, जो हमें क्विकली हेल्प आउट कर सकता है। उसके लिए एक गाइडलाइन के तौर पे ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट है। बाकी जब आप एडवांस लेवल पे काम कर रहे होते हो या रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हो, तो उसका एक सिनेरियो जो होता है, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा आपको, तो ईजिली आपको हैंडल करना आसान हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले जी हमारा ये वाला लोगो मैंने ऐड करना है। दिस इज़ द लोगो, आई नीड टू ऐड दिस लोगो। सर्च बार ये इस तरह का हमारे पास ये आइकन आ जी। एनीथिंग कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? चलिए कोई, ओके मैं म्यूट कर रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आपका, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मैंने म्यूट कर दिया है, ओके। इसके बाद है जी ये आइकन है हमारा, जो एक नोटिफिकेशन का आइकन है, उसके साथ साथ ये ईमेल का एक आइकन है, और फिर ये इस तरह से यूज़र का एक इमेज आ रहा है। ये हमने बनाना है। पहला कंपोनेंट जो टारगेट कर रहा हूँ मैं इसको डेवलप करने के लिए, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ टेलविंड CSS का जो बॉयलर प्लेट है। सर जी बोलें। सर जी पूछें जी फौजिया। सर मुझे समझ मैं अभी मुझे लिंक सेंड हुआ है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हाँ आप करवा रहे हो क्या ना। आप VS अच्छा कोड में ये जो आप बता रहे हो, ये आप वहां पर मतलब कोड अच्छा करोगे, फ़ायदा, कॉपी करोगे या? एक मिनट फ़ायदा, आपने ना अपने इजी हो जाए, टेंशन ना लें। ये सिर्फ आपकी एक डेमोन्स्ट्रेशन क्लास है, ठीक है। अभी जो मेरे ग्रुप में आप आए हो ना, ऐड हुए हो, ये मेरी एक एडवांस लेवल की क्लास हो रही है, जो मेरे बच्चे जो स्टूडेंट मेरे हैंड ओवर होने बैक एंड डेवलपमेंट को जनवरी में। तो आप लोग जब आप लोग आओगे तो ये वाले हैंड ओवर हो जाएंगे बैक एंड डेवलपमेंट। तो मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। तो मैंने शुरू में स्टार्टिंग में जब आपने ज्वाइन नहीं किया था, मैंने बता दी हैं सारी चीज़ें। मैं रिपीट भी कर देता हूँ क्विकली 1 लाइन में, कि ये वहीं से मैं चीज़ें कंटिन्यू कर रहा हूँ जो मैं एग्जिस्टिंग ग्रुप को पढ़ा रहा हूँ। जब आपको नए ग्रुप में ऐड किया जाएगा स्क्रैच से, तो उसमें आप लोगों को तमाम चीज़ें बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट की जाएंगी। बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट का एक हम कोड रेडी करेंगे, उसमें इतनी एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं होंगी, उससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। आज की क्लास अटेंड करने का मेन मकसद आप दोनों स्टूडेंट्स का यही है, जो नए स्टूडेंट आए हैं मेरे,
और जो डेमो के लिए आए हैं उससे आप लोगों ने ये आइडिया ले लेना है। आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोग एक डिफरेंट फील्ड सेट्स के बंदे हैं और यकीनी तौर पे आप लोग काफ़ी मेच्योर माइंड के साथ इस मर्न स्टैक का जो आप लोगों ने डिसीजन लिया है एडमिशन लेने का, इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप लोगों टेक्निकली इन चीज़ों को बेहतर तौर पे समझ पाओगे, ठीक है ना। आई एम एज्यूमिंग, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी। तो उसमें आप लोगों को इंशाल्लाह। आज के इस लेक्चर में डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि मैं क्या एडवांस लेवल की चीज़ टेलमेंट सीसेस खोल के बैठी हूँ। ये जब आप लोगों को उस लेवल पे, जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट से उस लेवल पे जाओगे तो उस वक्त ये सारी चीज़ें ईजिली कनेक्ट हो जाएंगी। लेकिन चूंकि मेरा एग्जिस्टिंग ग्रुप है और मैंने उनको आज का लेक्चर डिलीवर करना है रिगार्डिंग द टेलमेंट सीएसएस, तो मैं उसी के अकॉर्डिंगली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आई एम होपिंग कि आप, मैंने आंसर कर दिया आपको। जी चल जी जी, चल थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। चलें जी, ये हम जी स्टार्ट करें फिग्मा डिज़ाइन। ओके, अच्छा, अगर जो मेरे नए स्टूडेंट हैं, अगर उनको कोई और भी बेसिक लेवल की गाइडलाइन चाहिए होगी ना, तो मैं महानूर से कह दूंगा वो आप लोगों को मेरा जो बेसिक एक मैंने ना वीडियो रिकॉर्ड करवाया हुआ है मेरे जो इनिशियल ग्रुप के बच्चे हैं, उसमें मैंने और बहुत सारी चीज़ें डिटेल में भी शेयर की हुई हैं। तो इंशाल्लाह वो भी अगर आप लोगों को शेयर हो जाएंगी वो चीज़ें, उससे और आसान हो जाएगा आप लोगों को डिसीजन लेना कि इस कोर्स में आप लोगों को किस किस हवाले से किस किस तरह की डिटेल्स बताई जाएंगी। मैं खुद चूंकि डेवलपर हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है मैं आप लोगों को वो बेस्ट नॉलेज शेयर कर सकूँ जो मैं खुद क्लाइंट्स के साथ काम करके या जिस कंपनी में जॉब करता हूँ वहाँ खुद काम करके मैं चीज़ें डेली बेसिस पे इख्तियार कर रहा होता हूँ, डेवलपमेंट एंड पे स्पेसिफिकली, क्योंकि मेरा काम ही यही है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, मेरे टास्क यही होते हैं रोज़ के रोज़ाना के डेली के। तो मैं वो अकॉर्डिंगली ही स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा होता हूँ एज़ पर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, खास तौर पर जिसमें AI सर फहरिस्त है, ठीक है। AI का इस्तेमाल मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ईजी डिटेल व्यू में दे रहा होता हूँ, डिटेल बता रहा होता हूँ, क्योंकि आजकल जितना भी काम है मैक्सिममली हम AI के ज़रिए ही हैंडल कर रहे होते हैं। अच्छा जी, मैं लोगो एक्सपोर्ट करना है जी, मैंने दिस इज़ द लोगो एंड मुझे ये सर्च बार रेडी करनी है और मैंने ये आइकन्स वगैरह एक्सपोर्ट करने हैं। फिग्मा के अंदर हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, जो मेरा एग्जिस्टिंग ग्रुप चल रहा है, तो आई थिंक उनको इतना दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हमने एक्सपोर्ट करना होता है तो हम क्लिक करते हैं, हम राइट साइड से जाके उसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो इस बेस लेआउट को रेडी करने के लिए फॉर द हेडर कंपोनेंट हम AI से भी हेल्प ले सकते हैं। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डॉक्यूमेंटेशन आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि जितना भी काम है टेलमेंट CSS का वो मोस्टली हमारे कोर्स से अगर आप रिलेट करें उसको, तो वो रिएक्ट फ्रेमवर्क में करना। तो रिएक्ट में क्या होता है, बने बनाए कंपोनेंट्स भी अवेलेबल होते हैं, हेडर का, फुटर का, कोई कार्ड आपने बनाना है, कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग आपने रेडी करनी है, कैटेगरी का पेज रेडी करना है, कोई स्वाइपर JS प्लगइन लगाना है आपने, तो अकॉर्डिंगली जो भी एज पर कोई पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है, तो अकॉर्डिंगली बने बनाए जैसे वर्डप्रेस के अंदर बिल्ट इन प्लगइन्स होते हैं, जिस तरह से शॉपिफाई के अंदर एप्लीकेशंस होती हैं, इसी तरह से इसमें भी हम पैकेजेस इंस्टॉल करके और उन चीज़ों को अचीव कर रहे होते हैं, उन फंक्शनैलिटीज़ को अकॉर्डिंगली लगा रहे होते हैं अपने वेब एप्लीकेशन के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। इस तरह से हम चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है जी, ये मुझे क्रॉस चेक हो गया। अब मैं चलता हूँ जी विद द डैशबोर्ड। सबसे पहली चीज़ जो मैंने ऐड करनी है, दिस इज़ फॉर द मेन टैग HTML कमेंट्स, वैसे ही जैसे हमने बूटस्ट्रैप में कस्टम HTML CSS के लिए हमने लिखे थे। ये चीज़ें बेसिकली हमें हेल्प आउट कर रही होती हैं जब हम अपने कोड को मैच्योर करते हैं रिगार्डिंग टू क्रिएट अ कंपोनेंट बेस्ड कोडिंग। बैक एंड डेवलपमेंट में ये चीज़ें हमें हेल्प आउट कर रही होती हैं। ये है जी हमारा हेडर, ठीक है जी। हेडर कंपोनेंट के लिए मैंने एक HTML कमेंट कर दिया हेडर। इसी तरह से अगर मुझे यूज़ करना होगा तो मैं फुटर यूज़ कर लूँगा, मुझे अगर डिज़ाइन में रिक्वायर होगा, ठीक है, नहीं है, ठीक है। सो आई स्टार्ट विद साइड बार, द साइड बार एंड द कंटेंट एरिया, ठीक है। हेडर, साइड बार और ये कंटेंट एरिया, जितने भी ये कार्ड्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ नज़र आ रहा है हमको, कुछ डिटेल्स हमें नज़र आ रही हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टेबुलर डाटा में ये ट्रांजेक्शन्स नज़र आ रही हैं, रीसेंट कस्टमर्स का कार्ड नज़र आ रहा है, ट्रैफिक सोर्सेज, टोटल कस्टमर, टोटल सेल, ये तमाम का तमाम कंटेंट एरिया हो गया हमारा। ये लेफ्ट साइड बार हो गई हमारी, जिसमें कुछ लिंक्स हैं बेसिक बेसिक, एंड देन टॉप एरिया में हमारा एक लोगो है और सर्च बार है। तो इस सारे स्ट्रक्चर को, लेआउट को पहले सबसे पहले मैं टारगेट कर रहा हूँ हेडर को, ठीक है। हेडर के लिए हमें हेडर का टैग हमने यूज़ करना है।
और उसमें हमारे पास है जी सबसे पहला जो एक स्ट्रक्चर हमने रेडी करना है वो है जी div। क्योंकि हमने क्या करना है जी, इसको हमने एक हम कंटेनर में रख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ यहाँ से, अच्छा जी, एक फिक्स विड्थ के ऊपर आप कह लेंगे, एक फिक्स विड्थ इन द सेंस एक्सपेंडेड तो हो रहा है, मगर लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे एक मुनासिब सा एक मार्जिन रखा हुआ है, डिज़ाइनर ने स्पेसिंग रखी हुई है, ऐड की हुई है। तो इसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं यूजिंग द टेलविंड बिल्ट इन क्लासेस। और टेलविंड में अगर हम आते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है, जस्ट लाइक बूटस्ट्रैप हमारे पास एक ऑप्शन होता है कंटेनर का। कंटेनर, आई क्लिक ऑन द कंटेनर्स, ठीक हो गया ना। यहाँ पे हमें वो बता भी रहा है कि अगर आपने उसकी जो विड्थ है वो आपने इस तरह से दिखानी है, स्पेसिंग दिखानी है, और अगर आपने फुल विड्थ दिखानी है उसका रिव्यू दिखा रहा है वो आपको। और अगर आप इसका गेट कोड के बटन पे क्लिक करोगे तो वो आपको कहेगा जी कि आप इससे परचेज करें। ओके, तो ये आपका टेलविंड का मतलब ये है, हमारा जो टेलविंड हम यूज़ कर रहे होते हैं इसमें आपने, अगर आपने इसका फुल एक्सेस लेना है तो ये एक पेड फ्रेमवर्क है। इसमें आपको अमाउंट पे करेंगे तो ही आप इसको गेट फुल एक्सेस कर सकते हैं। मगर क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इस वक्त करंटली काम हो रहा है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे आपको इसके फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, जिसमें से आई लेकिन सर फ्री थिंक, सोर्सेज ज्यादा ऑथेंटिक नहीं होते। सॉरी क्या कहें? सर मैं कह रहा था फ्री जो मिलते हैं ना वो तो ज्यादा ऑथेंटिक नहीं होते, उसमें अच्छा आधा ये, काम हुआ होता है। हम्म, ठीक है। वैसे ये मैं एक, आप ठीक कह रहे हो शराज, एक ना एक है लिंक जो मैं शेयर कर देता हूँ, काफ़ी इन है और प्रोबेबली वो ज़्यादा, आई थिंक मेरे ख्याल में इतना कुछ शायद, हाँ अभी तक चार्ज भी नहीं कर रहे, बिल्कुल प्राइसिंग का कहीं भी इन्होंने नहीं बनाया हुआ। तो ये एक बहुत, आप कह लो कि इजी क्विक वे में, जैसे हम लोग बूटस्ट्रैप में काम कर रहे थे, बनाए बनाए आपको इसमें कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। तो ये वाला जो लिंक मैंने शेयर किया ना राइट नाउ विद इन द ग्रुप, ये आपको क्विकली इस तरह की चीज़ें डेवलप करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। वो इन्होंने एक तरह से ना आपको कंबाइन भी कर दिए कंपोनेंट, जो मोस्टली हम अपने वेब पेजेस के ऊपर हमें वेबसाइट्स डेवलप करते हुए जो जो बेसिक बेसिक चाहिए होते हैं, जैसे अकॉर्डियन हमने उसमें भी देखा था विद इन द बूटस्ट्रैप, जिस तरह से कार्ड हमने देखा था, इसी तरह से बटन, बैज, अलर्ट, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें बनी बनाई जो आपको मिल जाएंगी, इंशाल्लाह मिल जाएंगी। राइट जी। एंड ओके, back to the start components and plus say documentation and secret aspect ratio। अच्छा जी, इसमें जो बनी बनाई क्लासेस है ना उस पर हम चलते हैं विड्थ वाइज। ठीक है, कंटेंट को हमने इसको एक ख़ास किस्म की स्पेसिंग वगैरह ऐड करनी है। मैं चाह रहा हूँ वो एग्जैक्ट रेफरेंस दे दूँ आपको, ताकि जब आप लोग भी काम करने बैठे तो आपको इजी हो जाए काम। ठीक है ना, तो ये हम सर्च कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबली द स्पेसिंग। ओके, दिस इज द स्पेसिंग, या दिस इज द पैटर्न। जिस तरह से हमारे पास उसमें था सेम उसी पैटर्न पे। ठीक है, हमने कोई स्पेसिंग ऐड करनी है। अच्छा, इसमें क्या होता है, टेलविंड में ये होता है कि हमारा जो एक स्ट्रक्चर है, चाहे फॉन्ट साइज़ है, स्पेसिंग्स हैं, हाइट है, विड्थ है, वो सारे का सारा 2 के मल्टीपल्स में चल रहा होता है, यानी कि 2, 4, 8, 16, 32, इस तरह से ये सारी चीज़ें, मतलब इस तरह की वैल्यूज़ हम चेंज करते जाते हैं। अगर हमें पैडिंग चाहिए 8 तो वो उस हिसाब से पैडिंग ऐड कर देगा, फिर अगर हमें पैडिंग चाहिए 16, 32, इस तरह से 2 के मल्टीपल्स में ये सारी चीज़ें, हमारा स्ट्रक्चर रेडी होता जाता है। ठीक है ना जी, 8, ठीक है, परफेक्ट है। तो हम इस वक्त हम क्या करते हैं क्विकली, क्योंकि हमें लेफ़्ट और राइट से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक पैडिंग ऐड करनी है, एक पैडिंग ऐड करनी है, तो मैं इसी क्लास को मैं यूटिलाइज़ कर लेता हूँ फॉर दिस स्टेप। क्विक रेफरेंस के तौर पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ विद बूटस्ट्रैप। ये आ गया जी ग्रुप व्हाट्सएप क्लास, एंड दिस इज द पैडिंग एक्स। लेट्स सपोज अभी के लिए मैं 8 ऐड करता हूँ, और ये मेरा वो कंटेनर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे
हेडर के रेलेवेंट है, ठीक है। हेडर कंटेनर भी नाम रख देता हूँ मैं इसको। एंड देन इसके अंदर जो जो चीज़ें मुझे चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए इसमें लोगो, और लोगों को मैं रख लेता हूँ एक डिव के अंदर। क्लास में लगा देता हूँ इस पर लोगों की। इस पर और भी क्लासेस लगाएंगे, ये सर मैंने अपनी आसानी के लिए, रीडेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए कोड की मैंने ये क्लास लगाई है। इसके ऊपर हम बिल्ट इन क्लासेस यूज़ करेंगे टेलविंड की, जिसके ज़रिए हम उसकी विड्थ को कंट्रोल करेंगे और उसके लेआउट को हम ओवरऑल कंट्रोल करेंगे लोगो से रिलेटेड। इसके बाद हमें एक सर्च बार ऐड करनी है यहाँ पे। दिस इज द सर्च बार। इसका नाम है, इसी नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हुए सर्च बार रख दिया मैंने। और लास्ट में हमारे पास मज़ीद कुछ डिज़ाइन को अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं, जिसमें हम हेडर एक्शन, यूज़र एक्शंस भी कह सकते हैं। हेडर यूज़र एक्शंस, हेडर यूज़र एक्शंस। और अब मैंने यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं जी। अच्छा जी, सबसे पहले ना मुझे बैकग्राउंड कलर भी चाहिए, वो मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ। वो है जी हमारे पास हेडर में हमारे पास कलर की जो एक इसमें फैसिलिटी है, हमारे पास काफ़ी वाइड रेंज है विद इन द, आप कह लो हमारे पास बूटस्ट्रैप की निस्बत, बूटस्ट्रैप में रिसेंटली अपग्रेड कर दिया उन्होंने, ये फीचर ऐड कर दिया। मगर जो बेसिक कोर और कॉन्सेप्ट आइडिया जो है ना, वो है टेलविंड CSS वालों का। जब से इन्होंने ये चीज़ लॉन्च की है, इस डे 1 से इन्होंने ये चीज़ इसमें ऐड की है। इसमें बहुत ज़्यादा कलर वेरिएंट्स अवेलेबल हैं आपके पास, जिनको आप यूज़ करके आप क्विकली अपने हिसाब से थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे एक वाइट कलर चाहिए चूँकि सिंपल वे में, तो मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। हमें कोई CSS इंक्लूड करवाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वे में हम बनाते चले जा रहे हैं। हमें कोई सिंपल एक पेज है बस हमारा, ठीक है, इंडेक्स। इसी ये सबसे बड़ा इसका पावरफुल फीचर है टेलविंड CSS का, कि हमें कोई अलग से CSS बनानी ही नहीं पड़ती। हम विद इन HTML सारी का सारा जो हमारा स्ट्रक्चर कोड लेआउट है वो रेडी होता चला जाता है क्विकली। ये लिंक मैंने शेयर कर देना जी आप लोगों के साथ एज अ रेफरेंस के तौर पे। बैकग्राउंड कलर, ठीक है, क्योंकि मैं बैकग्राउंड कलर ऐड करने जा रहा हूँ। बैकग्राउंड वाइट, लेट्स सपोज मैंने बैकग्राउंड वाइट लिख दिया, और मुझे कुछ स्पेसिंग भी रिक्वायर है, वो मैं ऐड करता हूँ। चलिए, अगर मैं रीलोड करता हूँ तो अभी चूँकि मेरे पास कोई एलिमेंट नहीं है उसके अंदर, तो वो कलर उसके अंदर कोई ऐड करूँगा अभी जब मैं लोगो, तो वो मुझे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड देन बाकी रेस्ट ऑफ द स्क्रीन को अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक लाइट कलर आ रहा है, ये वाला, ठीक। ये मैंने वाइट कलर ये ऐड किया, अब मैं ये लाइट कलर जो है ना, मेन का टैग ऐड। चलिए, अजान हो रही है, 2 मिनट का हम वक्फा ले लेते हैं।
ओके जी, मैंने कलर ऐड कर दिया, मैंने आप लोग से शेयर भी कर दिया। काफ़ी वाइड रेंज होती है इसमें हर बस कलर की, मैंने ऐसे पहले ही बता दिया आप लोगों को। हमें बूटस्ट्रैप की निस्बत अगर हम टेलमेंट में काम करें तो इट्स फार मोर इजी फॉर अस टू कोडिंग, और मकसद ही उनका यही है इस फ्रेमवर्क को लॉन्च करने का कि डेवलपर को वो जितना ज़्यादा इजी कर सकें, उनके प्रोसेस को जितना स्मूथली वो आगे मूव ऑन कर सकें। और इवन ये कि अगर आप एआई टूल से कोई हेल्प भी लेते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो कोड जनरेट करके देता है वो देता भी इसी का ही है, टेलमेंट का। अगर आप एक्सप्लिसिटली उसको नहीं बताते कि आपको किस हवाले से कोड चाहिए तो वो आपको इसी की जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड करेगा टेलमेंट CSS के लेआउट के हवाले से। क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो सबसे मॉडर्न वे है कोडिंग करने का वो आपको टेलमेंट के प्लेटफॉर्म से अवेलेबल होगा, with the combination of Vue.js, with the combination of React, या with the combination of even Elementor WordPress में काम कर रहे हो, Shopify में काम कर रहे हो, किसी भी HubSpot, Webflow वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, तो आपको जो सबसे ज़्यादा मॉडर्न वे मिलेगा इन चीज़ों को हैंडल आउट करने का कंपोनेंट को और एलिमेंट्स को, वो टेलमेंट के अंदर ही है। तो यही मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया जी। जिस तरह से हम वहाँ पे BG लाइट लिखते थे, यहाँ पे ग्रे के डिफरेंट टोन्स हैं 100 से लेके, और इस वक्त मैंने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है उसमें मैंने मेंशन भी किया है, इट्स बीन अराउंड 950, ठीक, 100 से लेके 950, 200, 300, 400। जिस तरह से हम फॉन्ट वेट के लिए एक वैल्यू देते हैं, यूनिट देते हैं, तो ऑन अ सिमिलर पैटर्न यहाँ पे हम कलर्स ऐड करने के लिए एक डिजिट्स यूज़ कर रहे होते हैं, न्यूमेरिक डिजिट्स जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कलर की लाइट से लेके। जैसे लाइट जो 100 है वो बिल्कुल लाइट कलर होगा, 50 सॉरी यहाँ से 50 से स्टार्ट है, और जो 950 है वो डार्केस्ट कलर होगा। सो कलर टोन जो है वो चेंज हो रही है जिस तरह हम कलर के डिजिट इंक्रीज करते जा रहे हैं, 50, 100, 200, 300 अप टू 950, कलर डार्क होता चला जा रहा है। इसी तरह से बहुत सारे कलर्स हैं, देयर आर नंबर ऑफ, लंबी लिस्ट है। अगर हम सारे कलर्स अप्लाई करने बैठ जाएं तो मेरा ख्याल है ये सारा 2026 निकल जाएगा हमारा। तो ये काफ़ी एक अच्छा एक आप एक ऐसे डिज़ाइन पे काम कर रहे हो जो डिज़ाइनर ने बनाया ही इसी कलर्स कॉम्बिनेशन, और होता भी ऐसा ही है जब कोई ब्रांड अपना प्रोडक्ट डेवलप करना चाहता है यूजिंग द टेलमेंट CSS, और वो इसी प्लेटफॉर्म के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाह रहे होते हैं, तो वो जो डिज़ाइनर है वो इसी में से ही कलर्स यूज़ करता है ताकि जब इस पे डेवलपमेंट हो, और स्पेसिंग और हाइट वेट हर चीज़ इसी हिसाब से सेट की जाती है ताकि जब इस पे डेवलपमेंट हो तो डेवलपर के लिए दिक्कत ना हो, वो इजीली यहाँ पे आके ऑफिशियल वेबसाइट पे जब सिंपल बिल्ट-इन क्लासेस यूज़ करेगा और वो बताएगा आपको डिज़ाइनर। जैसे हम इस वक्त फिग्मा डिज़ाइन देख रहे हैं और इसमें यहाँ पे वो आपको एक फ़ाइल प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, UI स्टाइल की, UX स्टाइल की, जिसमें मैंने पहले भी जिक्र किया था, जिसमें आपको बेसिक तमाम स्ट्रक्चर के हवाले से आप लोगों को डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं कि जिसमें आपने कोई चीज़ आप बनाने लगे हो तो वो देखोगे, उसमें कलर देखोगे, उसका आपको गाइड कर रहा होगा उसके अंदर डिज़ाइनर कि इस वाले स्ट्रक्चर को मैंने बनाने के लिए बटन का कोई कंपोनेंट यूज़ किया है, मैंने कोई आइकन्स यूज़ किए हैं, मैंने कोई बॉर्डर के जो प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स हैं वगैरह वगैरह कलर्स यूज़ किए हैं, बैकग्राउंड कलर यूज़ किए हैं, वो सब के सब क्या क्या हैं, कौन कौन सी हैं, टेलमेंट में जाके आपने कहाँ से उसको ट्रेस आउट करना है। पूरा एक कलर प्लेटी का आपको रेफरेंस दे दिया जाएगा अगर आप इस लेवल पे डिज़ाइनर के साथ इस पे काम करो। काफ़ी डिटेल वर्क होता है, अगेन होता है काफ़ी डिटेल वर्क है, प्रोफेशनल लेवल पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं अगर कोई कंपनी टेलमेंट को या बूटस्ट्रैप को एज अ स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क के तौर पे यूटिलाइज कर रहे हैं टू बिल्ड द वेबसाइट लेआउट। जैसे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया लेयर को जो मुझे रिक्वायर है, दिस इज़ द लेयर आई नीड फॉर द लोगो, और मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक है जी, लोगो मेरे पास आ गया है, दिस इज़ द लोगो। इसको मैंने ओपन कर लिया, जिप फॉर्मेट में उसने मुझे प्रोवाइड किया है, मैं चेक कर लेता हूँ इसको, यस, क्योंकि ये वेक्टर उसने सारा ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, फिग्मा के अंदर ही डिज़ाइनर ने ये सारा वेक्टर बेस बनाया हुआ है, ठीक। इसका मुझे ये बेनिफिट हो रहा है, ये सारे का सारा जो उसने वेक्टर बनाया है, मैं इसको अगर ओपन करता हूँ ना, लेट मी ओपन दिस एक्सट्रैक्ट, मैंने इसे ओपन कर लिया, ये आगे जी लोगो। अब वो क्योंकि उसने बनाया हुआ है, उसमें उसकी हर एलिमेंट को उसने वेक्टर बेस रखा हुआ है, तो अगर मैं इसका कोड देखता हूँ ना व्यू पेज सोर्स, तो मुझे हर एलिमेंट के लिए एक्सप्लिसिटली अलग से क्योंकि उसने जनरेट किया हुआ है, वेक्टर बेस बनाया हुआ है फिग्मा के अंदर, तो मैं कोड में भी उसको ईजीली देख सकता हूँ। और इस वक्त जो हमारे पास एक बहुत इन है चीज़, वो है जी SVG
एनिमेशंस के नाम से। मैंने पहले भी जिक्र किया था इस वेबसाइट का, आई थिंक मैंने पहले भी जिक्र किया था। और ये मैं आप लोगों को एक जर्नल कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ। ये है जी ये वाली वेबसाइट मैंने जिक्र किया था पहले, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे जाके भी काफ़ी मतलब अपने जो पोर्टफोलियोज़ आप लोग बना रहे हो उसमें इन वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके SVG, ये तो बेसिक पता ही है आप लोगों को, W3 स्कूल्स, उसमें भी आप लोग जाके इसको यूज़ कर सकते हो टू एनिमेट द SVG। इसका बेनिफिट कहाँ से आ रहा है? ये जो अलग अलग पाथ बने हुए हैं, यहाँ पे जाके जब हम मज़ीद इसको डिटेल में देखते हैं तो हम एनिमेट भी कर सकते हैं, जिस तरह से इस तरह एनिमेशन हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। दीज आर एनिमेशंस। ये एग्जांपल आप लोग यहाँ से देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, साइन अप कर लोगे तो ईजी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो किसी ने उसमें एनिमेट किया तो एक अच्छा लुक जाएगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में इस तरह की कोई एनिमेटेड SVG लग जाती है, SVG लगानी तो आ ही गई है आप लोगों को, और अगर आप उसमें कोई एनिमेशन भी ऐड कर देते हो, अपना आप लोगो लगा रहे हो उसको एनिमेट कर देते हो, तो वो एक आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। ये चीज़ें आप लोगों को प्रोजेक्ट्स विन करने में, अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करने में, इजीली एम्प्लॉयर को अट्रैक्ट करने में, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली मैटर कर रही होती हैं। राइट नाउ मुझे इसका एक कोड ही चाहिए जी, रिक्वायर है। अगर मैं कोड यूज़ करना चाह रहा हूँ मैं डायरेक्टली इमेज भी लगा सकता हूँ, मगर क्योंकि मुझे कोड चाहिए तो मैंने वो कोड यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। And then save. Once I reload the page, I'm able to see the logo. And then I need this to be done. से मैंने इसको यूज़ करना है। ठीक हो गया जी, परफेक्ट हो गया। मैंने क्या किया जी, मैंने इसकी स्पेसिंग ऐड कर दी है फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम। एक्स एक्सिस पहले मैंने क्लास लगाई PX एंड देन आई एडेड द PY, ठीक है, पैडिंग। P स्टैंड फॉर पैडिंग, जो इंटरनल स्पेसिंग को हैंडल कर रहा है। ये मैंने Y एक्सिस को टारगेट कर लिया और ये मैंने X एक्सिस को टारगेट कर लिया। ये हम 2 के कॉम्बिनेशन के साथ हम चल सकते हैं। इसमें 3 4 4 5 6, प्रिंसिपल में 4 करता हूँ तो वो यस increased। तो ये आ गया जी हमारा ये। एंड देन जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी क्विकली, उसको भी हम बना लेते हैं। और अगर मैं डिज़ाइन में देखूँ तो बिल्कुल सिंपल वे में एक मुझे सर्च बार ऐड करनी है, उस पर ये आइकन लगा देना है, बस सिंपल आसान है। और ये काम मैं इजीली पोजीशनिंग के ज़रिए कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप जी? हाँ जी सर। अच्छा सर, ये जो हम डैशबोर्ड तैयार कर रहे हैं, ये पूरा जो सा मॉड्यूल हमें मिल जाता है, तो पूरा मॉड्यूल उठा के भी हम ये लगा नहीं सकते? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। जब हम रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया आपको, हम इतनी डिटेल में नहीं जाते। हम बने बनाए, इवन ये हम ChatGPT को या AI टूल को कह देते हैं कि यार ये हमें इसका स्टैटिक लेआउट रेडी कर दो आप, वो हमने उसको प्रोजेक्ट में अपने यूज़ करना है, ईजी हो जाता है काम। तो सर लेकिन एक क्वेश्चन और था कि जो हम पिक्चर लगाते हैं, अगर हमने कोई कार्ड पिक्चर को तैयार करनी, प्रोडक्ट कार्ड बनाने हैं, वो पिक्चर हम क्लाउड पे रख के भी लिंक उसका करवा सकते हैं, तो उसका हाँ क्या तरीके का रहेगा बिल्कुल, क्लाउड? पिक्चर्स के लिए ना हमारे पास एक सर्विस होती है, मैं बताता हूँ आपको। एक रिसेंटली जो प्रोजेक्ट हमने किया उसमें है जी गूगल बकेट के नाम से। गूगल बकेट, ठीक है। वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा 5 GB तक, आई थिंक मेरे ख्याल में ये फ्री स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें जितना भी आपका डाटा है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट इमेजेस या आपका जो भी प्रोजेक्ट है, उसमें जैसे हमारे केस में हमने यूज़र की इमेजेस सेव करवाई हुई हैं। इसमें यूज़र आएगा, स्टूडेंट आएगा, उसमें इनरोल करेगा, उसने अपना एग्ज़ाम देना है, उसने कोई अपना जैज़ कैश की पेमेंट रिसीव ऐड करनी है अपने अकाउंट में उसने ऐड करनी है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है, अपनी कोई उसने मैट्रिक की सनद है, कोई इंटर की सनद है। लोकल पाकिस्तानी पंजाब लाहौर का प्रोजेक्ट था,
और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का था, तो उस चीज़ को हमने सॉल्व करने के लिए गूगल बकेट की जो फ्री सर्विस है 5 GB, ये मंथली बेसिस पे 5 GB के अंदर अंदर अगर आप रहते हैं, अपना डाटा मेंटेन रखते हैं, तो ये आपको फ्री स्टोरेज प्रोवाइड करता है। अगर आप 5 GB क्रॉस करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा उससे। और इस सर्विस को यूज़ करने के लिए आपको अपना कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट योर जीमेल अकाउंट। जो भी आप जीमेल अकाउंट होगा उसके अगेंस्ट आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ऐड करेंगे और वो राइट सर। आपको अलाउ कर देगा फ्री स्टोरेज गूगल क्लाउड पे इजीली आप जाके सेव कर सकते हैं। उससे आपके सर्वर पे लोड नहीं आएगा। ऑब्वियसली सी बात है, जब लास्ट टाइम मैंने ये चीज़ जिक्र की थी कि जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो हम मल्टीपल चीज़ें उसके साथ हम ऐड कर देते हैं। जैसे CDN के ज़रिए हमारा टेलमेंट सी से सारा इमेजेस मेरे गूगल क्लाउड पे स्टोरेज पे सेव हो रहे हैं। DB मेरी मोंगो DB में सारा जितना भी डाटा, रेलेवेंट डाटा है, यानी कि ईमेल्स हैं, कोई डेट ऑफ बर्थ है, अगेन कोई घर का एड्रेस है, कोई ऑफिस का एड्रेस है, वो सारे का सारा जो टेक्स्ट फॉर्मेट में डाटा है वो सारे का सारा DB में सेव हो रहा है। तो वो जब चीज़ें अपनी अपनी जगह में इस तरह से सेव कर रहे होते हैं तो, और वो APIs के ज़रिए हम हुक कर रहे होते हैं, तो हमारी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाती है। प्रोडक्ट डिटेल, डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, प्राइसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जब बना रहे होते हैं, किसी भी वेबसाइट से रेलेवेंट होती है वो जब, तो अकॉर्डिंगली वो हमारे वेब परफॉर्मेंस पे, उस पर बहुत अच्छा इम्पेक्ट आता है जब हम इस तरह के स्मार्ट डिसीजन लेके हेडलेस स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको, ये हमारा हेडलेस कोडिंग भी होती है। यानी कि इसमें हमने कोई वर्सल के ऊपर कोई अलग से, जस्ट लाइक वर्डप्रेस, उसमें तो DB के अंदर सारा एक ही सर्वर के ऊपर मैनेज हो रहा होता है ना, इसमें ऐसा नहीं होता, बल्कि इसमें मल्टीपल सर्वर्स से एफिशिएंटली वेबसाइट के ऊपर चीज़ें डिस्प्ले हो रही होती हैं। और उससे हमारी वेब परफॉर्मेंस, जब गूगल पेज स्पीड इनसाइट पे हम जाके देखते हैं फाइनली, वो उसकी स्पीड बहुत अच्छी आती है और वो वेबसाइट इजीली एक्सेसिबल भी होती है, क्विकली लोड हो रही होती है फ्रंट एंड पे। अच्छा सर, तो उसमें डाटा लॉस होने का खतरा तो नहीं होता नो नो गूगल बकेट में? या ये लेटेस्ट सबसे सिक्योर सिस्टम है इस वक्त राइट नाउ मार्केट में। सबसे ज़्यादा जो सिक्योर है, सबसे परफॉर्मेंस वाइज, यानी कि ओवरऑल जो नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें इन चीज़ों को हाईली प्रेफर किया जाता है। वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन, जिस तरह से हम ये डैशबोर्ड बना रहे हैं, इस तरह के बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं, उन्होंने अपने डैशबोर्ड इसी तरीके से मेंटेन किए हैं। अब तो वो एक और चीज़ भी अगर मैं नाम ले लूँ उसका, एंगुलर के अंदर भी बहुत काम हो रहा है। एंगुलर आपको एफिशिएंटली, जैसे एक सिनेरियो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। मैं एक क्लाइंट के साथ जब मैं काम कर रहा हूँ तो वो उसने क्या किया है, डिफरेंट उसने लेवल्स पे अपनी डिफरेंट स्टोरेज बनाई हुई है। यानी कि फिजिकली जो उसने वेयर हाउस बनाया हुआ है अपना, एक लेवल पे उसका सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, एक पे उसने सारा ग्रोसरी रखा हुआ है, एक पे उसका उसके क्लोथिंग का काम है, एक पे इस तरह से ना डिफरेंट उसके फिजिकली वहाँ पे स्टोर है। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए उसने सॉफ्टवेयर जो बनवाया हुआ है, जिसमें हम काम कर भी रहे होते हैं ऑफ एंड ऑन। जैसे लास्ट टाइम हमारी रिक्वायरमेंट ये आई कि हमने बूटस्ट्रैप का जो ओल्ड वर्जन था उसको हमने लेटेस्ट वर्जन में अपग्रेड करना था। फ्रंट एंड का जो हमने उसको स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, इसी तरह के डैशबोर्ड हमने बना के दिया हुआ है। तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ऐसे कर रही हैं कि वो एंगुलर में भी काम कर रही है। तो एंगुलर का डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि एंगुलर इज़ द मोस्ट सिक्योर सिस्टम एंड मोस्ट एफिशिएंटली वो चीज़ों को, सिर्फ जैसे मुझे मिसाल के तौर पे राइट नाउ मैं एक इंटरफेस यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हो स्क्रीन पे, आप लोगों को नज़र भी आ रहा है, टुडेज सेल लिखा हुआ आ रहा है, डिजिट लिखे हुए आ रहे हैं 12, 4, 2, 6, इसी तरह से टोटल सेल, टोटल ऑर्डर्स, टोटल कस्टमर्स, डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं। इसी तरह से ये ग्राफ बन रहा है। तो ये हर कार्ड की अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन है और ये रिगार्डिंग द DB, जो भी DB के अंदर कैलकुलेशन होके और फ्रंट एंड पे हमें डिस्प्ले हो रही है, क्विकली हैंडल हो जाता है अगर हम रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर हम Vue.js यूज़ कर रहे हैं, अगर हम एंगुलर यूज़ कर रहे हैं, लेटेस्ट जितने भी है Next.js के अंदर हम ये काम कर रहे हैं। तो वो चीज़ें, सारा पेज नहीं लोड होता, बल्कि स्पेसिफिकली वही कंपोनेंट के अंदर जाके वही उसी कार्ड से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन अपग्रेड हो रही होती है। और ये रन टाइम पे भी चीज़ें हो रही होती हैं। और रन टाइम पे जब एक यूज़र आएगा और वो क्विकली चीज़ें जब अपडेट हो जाएंगी तो वो उसके लिए फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होगा, इट्स वेरी ऑब्वियस। वरना अगर वो पूरा पेज ही लोड होने में चला जाए, जैसे GoDaddy पे यकीनन होता भी है अमूमी तौर पे, अभी हम क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो वो उसकी वेबसाइट की स्टोरेज का ही मसला पड़ा रहता है हर वक्त। जो उसने पैकेज परचेज़ किया है ना, वो उसको लिमिट कर रहा है कि आप पहले अपने पैकेज को अपग्रेड करो तो ही आपके लिए, क्योंकि सारा कुछ इसी सर्वर पे मैनेज हो रहा है, उसकी पूरी वेबसाइट, उसके ऊपर कस्टमर्स आ रहे हैं, वो PDF भी वहीं रखी हुई है, उसने कोई इन्फॉर्मेशन सेव करनी है, उधर ही सारा कुछ मैनेज हो रहा है। तो उससे उसकी वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी इम्पैक्ट आना शुरू होता है। नो डाउट बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स आ गए हैं वर्डप्रेस में
जिससे चीज़ें क्विकली हैंडल हो रही हैं। मगर द थिंग इज़ दिस, जो लेटेस्ट मॉडर्न तरीक़ाकार है वो यही है कि हम इन चीज़ों को इख्तियार करें, अब अपग्रेड करें, अपने सिस्टम को लेके चलें एफिशिएंटली। जी ये मैंने एग्जांपल दे दी, यदि चलते हैं कि हम सर्च बार सिंपल बनानी है जी मैंने। दिस इज द इनपुट फील्ड, टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट होगी उसकी, और यहाँ पे हम क्लासेस ऐड करेंगे, बटन क्लासेस ऐड करेंगे। एक बेसिक क्लास में ऐड कर देता हूँ बॉर्डर की, ठीक, रेफरेंस ले लेते हैं। यहाँ से हम रेफरेंस ले लेते हैं टेलविंड का। और हमने जब बॉर्डर लगाना है सिंपल हम क्या कर सकते हैं, जब हम बॉर्डर ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जो अप्लाई होता है स्टाइल, वो उसके ऊपर बॉर्डर उसका वन विड्थ जो है वो कलर हम यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे बैकग्राउंड कलर हमने यूज़ किए हैं। इसमें भी वाइड रेंज है कलर्स की, सिमिलरली जैसे बैकग्राउंड्स की वाइड रेंज है कलर्स की। और राइट नाउ जो कलर मैंने ऐड करना है वो है जी ऑलमोस्ट, मैं एग्जैक्ट कलर भी लगा सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए ये वाला एक कलर ऐड करके देखता हूँ, दिस इज द कलर। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐड करता हूँ, मैंने क्लास कॉपी की और पेस्ट कर दी यहाँ पे। और जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ जी 100% पे। इसमें होता है जी हमारे पास विड्थ फुल, अच्छा जी यहाँ पे मैंने विड्थ का रेफरेंस दे देना, ये दिस इज द विड्थ, ठीक है। साइजिंग में आ गए हम और विड्थ को मैंने क्लिक किया, ठीक है। ये इसने डिफरेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 के मल्टीपल्स में हम चल रहे होते हैं, 24, 32, 40, 48, तो सब का सब 2 पे डिवाइड उसकी जो डिवीजन है वो 2 पे हो सकती है। और इसी तरह से ये परसेंटेज में अगर हम बिट्स देना चाहें, जैसे हमने बूटस्ट्रैप में देखा था ग्रिड सिस्टम में कॉल LG6, कॉल MD6, कॉल SM या कॉल 6 डायरेक्ट वैल्यूज, तो इसमें क्या होता है जी, इसमें विड्थ होती है, ठीक। इस तरह से हम उसको डिवाइड, ग्रिड सिस्टम को बनाने के लिए हम डिवाइड कर सकते हैं। और मुझे राइट नाउ जो रिक्वायर है वो है जी विड्थ फुल मैंने यूज़ किया, ठीक। वो मैंने यूज़ किया है इस वाले इनपुट जो मैंने फील्ड ऐड की है मैंने उसके ऊपर अभी ये लगाई है क्लास। एंड देन जो लास्ट वाला हमारा सेक्शन, उसमें मैंने सिंपल जाके जो आइकन्स हैं, दिस वन, द फर्स्ट वन, द आइकन आई नीड एक्सपोर्ट PNG एंड एक्सपोर्ट, क्योंकि ये कैमरा स्नैप है तो मैंने इसको PNG कर लिया, या हम JPEG भी कर सकते हैं, ठीक। PNG या JPEG। PNG अगर मैंने ट्रांसपेरेंट रखना है एजेस को तो मैं PNG ले लूँगा, अदरवाइज JPEG भी ठीक है। अगर मुझे क्लाइंट कल को मुझे, या मेरी अपनी प्रोडक्ट है, मैं कहता हूँ यार मैं इस हेडर का कलर है वो मैं वाइट से डिफरेंट टोन में ले जाऊँ, तो मुझे प्रेफर करना चाहिए PNG। और अगर मैंने यूज़ करना है, अच्छा जी, अगर मैंने यूज़ करना है, नहीं मैंने चेंज करना कलर, या मुझे क्लाइंट की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, या मेरी प्रोडक्ट ठीक है जी मैंने बना लिया फर्स्ट टाइम ही, मैं कह रहा हूँ यार वाइट ही कलर रखना है मैंने, तो मैं वाइट कलर रखने के लिए इसको JPEG में भी रख सकता हूँ, ठीक। तो PNG का मेन मकसद ये है PNG में करने का कि ट्रांसपेरेंसी, जब हम किसी इमेज को PNG में हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हमने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखनी। दिस इज़ द इमेज। इमेजेस के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हमारी लोकल रूट वर्किंग डायरेक्टरी है उसके अंदर सिंपली जाके हम एक अलग फोल्डर क्रिएट कर देंगे, इमेजेस या इमेज या एसेट्स, सारे वेज ठीक है ना। एसेट्स के अंदर इमेजेस रख दें या इमेजेस के फोल्डर को डायरेक्ट लगा दें, पाथ हमारा चेंज होगा। एसेट्स के केस में अगर हम एसेट्स रखते हैं और उसके अंदर इमेज रखते हैं, इमेजेस का फोल्डर रखते हैं, इमेज
एंड देन प्लेस करते हैं इस इमेज को जो भी अभी डाउनलोड किया है हमने यूजिंग द फिग्मा। जैसे ये इमेज है, अब इसका नाम है एलिप्सिस 6। मैं इसका नाम भी चेंज करूँगा, नेमिंग कन्वेंशन कर दूंगा मैं इसकी IMG स्मॉल लेटर्स में, यूज़र प्रोफाइल। उसको नेमिंग कन्वेंशन को मैंने बिल्कुल वैसे ही कर दिया अकॉर्डिंगली जिस तरह से जो चीज़, ताकि मुझे रेलेवेंटली मुझे पता भी रहे कि यार जो ये मैंने इमेज रखा है ये किस चीज़ से रिलेट कर रहा है। ठीक है, दिस इज़ द इमेज। और मैंने इस इमेज को यूज़ करना है विद द HTML यूजिंग द image tag, assets, image और image user profile। VS Code हमें हेल्प आउट कर रहा होता है। image user profile alt tag में मैंने वही रख दिया as it is। क्लासेस मैंने लगानी है जिस पे, जैसे अभी हमने देखी क्लासेस, कौन सी क्लासेस देखी थी हमने। यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे हम इसमें से ना कुछ स्ट्रक्चर यूज़ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यूज़ करता हूँ जी W-8 height -8। इसी तरह से ये मैंने हाइट का रेफरेंस ये आपको ये भी दे दिया। ठीक है, विड्थ का मैंने कर दिया लिंक शेयर, मैंने हाइट का भी लिंक शेयर कर दिया। बॉर्डर रेडियस के लिए चलते हैं जी, हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये चीज़ें आप सर्च भी करके आप क्विकली देख सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर रेडियस में मुझे पूरा एक सर्कल बनाना है क्योंकि आई नीड टू क्रिएट अ कंप्लीट सर्कल। I need to create a complete circle. That's why I am going to use border radius। और उसके लिए जी हम आएंगे, उसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी, बॉर्डर रेडियस में हमें क्योंकि कंप्लीट बॉर्डर चाहिए है सर्कल चाहिए हमें। ठीक है, तो वी हैव ऑप्शन, दिस इज द ऑप्शन राउंडेड फुल। So once I reload, I'm able to see the input field and the image। ठीक है, ऐसा सब चीज़ें हमारी डेवलप होना शुरू हो गई हैं विदाउट सिंगल लाइन ऑफ CSS। हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है। इसी तरह से हमें ये वाला भी आइकन चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इस वाले आइकन को भी मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। दिस इज़ द आइकन आई नीड। क्लिक किया मैंने, पहले सेलेक्ट कर लिया, ब्लू हाईलाइटेड हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे। फिर हमने लेफ़्ट साइड पे पता चल गया हमें वो लेयर हमारी सिलेक्ट हो गई। अब मैंने सिंपली उसे जाके एक्सपोर्ट कर लेना है बाई राइट साइड। PNG की बजाय मैं SVG कर लेता हूँ और एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से मुझे ये वाला भी आइकन चाहिए है। इसको मैंने आइकन को सेलेक्ट किया, एक्सपोर्ट SVG। ठीक है जी, परफेक्ट, दोनों आइकन्स आ गए जी मेरे पास। और उसमें जिप फॉर्मेट में मुझे भी, तो मुझे उसको अनजिप करना है सबसे पहले, एंड देन आई एम एबल टू यूटिलाइज द आइकन कोड। ये आ गया जी जिसमें ये जी हमारे पास ये वाला आइकन है। ठीक है, दिस इज द ईमेल। इसका मैंने कोड कॉपी किया। अब मैं यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन भी कर देता हूँ। जैसे हमारे पास है जी, ये है जी यूज़र प्रोफाइल इमेज, यूज़र प्रोफाइल इमेज, प्रोफाइल इमेज, और इसके बाद है जी मैसेजेस। ठीक है, मैसेजेस। और यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे वही वाला चाहिए आइकन। इसको मैं डिव के अंदर रख के और ये मैंने आइकन रख दिया। एंड द
last thing I need to add is इसी तरह से दूसरा जो हमारा आइकन है उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे सबसे पहले, अनजिप करेंगे, एक्सट्रैक्ट मतलब अनजिप। ये आ गई नोटिफिकेशन का आइकन, ठीक। इसका कोड मैंने कॉपी किया और मैंने इसको पेस्ट कर लिया यहाँ पे जाके। मैंने लिखा जी सबसे पहले नोटिफिकेशन एंड नोटिफिकेशन। आउटपुट भी देख लें तो हमारे पास ये दोनों आइकन भी आ गए हैं। तो एक तरह का हमारा मेन जो चीज़ें हमें रिक्वायर हैं, लोगो, इनपुट फील्ड, यूज़र इमेज, मैसेजिंग आइकन, नोटिफिकेशन आइकन, ये तमाम चीज़ें हमने डिस्प्ले हमारी हो गई हैं, आ गई हैं। अब हमने इसका जो लेआउट है उसको सेट करना है, अपग्रेड करना है, सिंपल। तो इसको अपग्रेड करने के लिए जो पहली क्लास है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ विद दिस। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ फ्लेक्स, और जैसे ही मैं कहता हूँ जी फ्लेक्स, तो वो तमाम चीज़ें जो स्टैकिंग हो रही थी, वन बाय वन आ रही थी, वो तमाम की तमाम मैंने ब्लॉक लेवल एलिमेंट को डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को डिफ के कन्वर्ट कर दिया फ्लेक्स के अंदर। या मैं ग्रिड के अंदर भी कर सकता हूँ। ग्रिड इज़ वेरी पावरफुल फीचर टेलविंड सीएसएस के अंदर। ग्रिड का हम बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ग्रिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट नाउ मैंने टारगेट किया है फ्लेक्स को, इसका मैं रेफरेंस यहाँ से हम गेट भी कर लेते हैं। दिस इज द फ्लेक्स, दिस इज द ग्रिड, ठीक है। ग्रिड भी है और फ्लेक्स भी है। अभी मैंने फ़िलहाल फ्लेक्स को मैंने यूज़ किया और इसका आप लोगों को लिंक भी शेयर कर देते हैं कि इसको एक दफ़ा आप लोग बस ये हो जाएगा। आप लोग जब हम इन चीज़ों को एक दफ़ा गो थ्रू कर लोगे, इस चीज़ों को बना लोगे, तो आप लोगों को एक फ़्लो समझ में आ जाएगा कि अच्छा यार ये चीज़ें इस तरह से बेसिक एग्जांपल्स देख रहे हो, उसका एक बिल्ट इन क्लासेस का एक लेआउट स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो आइडिया लेना है आप लोगों ने। जब आप वो कॉन्सेप्ट आप लोगों की ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो फिर आप लोगों को रियल टाइम प्रोजेक्ट्स करने में ज़्यादा दिक्कत दुश्वारी नहीं होगी, ईजीली क्विकली आप लोग चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। तो एक दफ़ा इन चीज़ों को आप लोगों ने देख लेना है, और वो तभी देख पाओगे ईजीली, आप लोग समझ पाओगे कि जिन जिन डिज़ाइंस पे आप लोग काम करोगे। जैसे आप लोगों को फोटोशॉप के डिज़ाइंस हैं, जैसे आप लोगों के हमने बूटस्ट्रैप के डिज़ाइंस हैं, अब इसी तरह से हम टेलविंड के ऊपर स्विच कर लिया है हमने, तो इसके भी एक डिज़ाइन होंगे जिससे हमें गाइडलाइन मिलेगी। जैसे मुझे डिज़ाइन देख के गाइडलाइन मिल रही है कि मैंने किस तरह से क्या चीज़ डेवलप करनी है। तो इसी तरीके से जब आप लोग वो डिज़ाइंस के ऊपर काम करोगे, अकॉर्डिंगली आप लोगों को पता होगा कि शायद लोगो इधर आना है, आइकन ऐसे दिखाना है, यूँ ये ऐसे करना है, ये कार्ड ऐसे बनना है। तो वो खुद से जब आप एक लेआउट को रेडी करोगे, तो आप लोगों की जो बेसिक ग्रिप है टेलविंड सीएसएस के ऊपर, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। उससे काफ़ी आप लोगों को हेल्प मिलेगी और आप लोग इस चीज़ को कॉन्फिडेंटली अपने पोर्टफोलियो में, रिज्यूमे में, सीवी में ऐड कर सकते हो कि आप बता भी सकते हो अपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, अपने पोर्टफोलियो के अगेंस्ट आप लोग ऐड कर सकते हो। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, जिसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ऐड हो गई है। अगेन यही काम मैं सिमिलर इसके लिए भी कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें भी मुझे स्टैकिंग नहीं दिखानी बल्कि एक लाइन में दिखानी है। तो हम चलते हैं जी, ये हमारी जो यूज़र एक्शन वाली जो है ना, हेडर यूज़र एक्शन वाली डिव, ठीक है जी, दिस इज द यूज़र हेडर एक्शन डिव। इसको भी हम फ्लेक्स कर लेते हैं, ठीक है। वो भी मसला हमारा सॉल्व नहीं है, ठीक। ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं हम ऑर्डर चेंज करने के लिए हम ये हमारे पास, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास जो सीएसएस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, जब हम फ्लेक्स लगा रहे हैं, ग्रिड लगा रहे हैं, तो हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं एलिमेंट्स का। जिस तरतीब से वो लिखे गए हैं उसके
डिफरेंट तरतीब को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग द ऑर्डर प्रॉपर्टी, CSS प्रॉपर्टी। और इसमें क्योंकि हम टेलमेंट CSS के अंदर काम कर रहे हैं तो इसमें हमें सिंपल हमने उसको जाके बिल्डिंग क्लासेस यूज़ करनी है, ऑर्डर के साथ वो नंबर ऐड कर देना है। जैसे 1 नंबर पे हम कोई एलिमेंट दिखाना चाह रहे हैं, हमारे केस में 1 नंबर पे हम मैसेजिंग दिखाना चाह रहे हैं, सेकंड पे हम दिखाना चाह रहे हैं नोटिफिकेशन, और थर्ड पे हम दिखाना चाह रहे हैं यूज़र प्रोफाइल। और इस वक्त क्या हो रहा है हमारे पास, सबसे पहले यूज़र प्रोफाइल आ रहा है, फिर मैसेजिंग आ रहा है। तो हमने इन की जो पोजिशनिंग है, जो इनका ऑर्डर है, वो अपडेट करना है। तो ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस हम इसी में से एक वैल्यू यूटिलाइज कर देते हैं। जैसे ये है, ओके। और इसको भी मैं एक डिव में रख लेता हूँ, इमेज को मैंने चेंज करता हूँ, मैं इसको डिव में रख लेता हूँ। एंड देन class order, let's suppose 2, and this is order 1, and this is, ठीक है जी। मैंने ऑर्डर चेंज किया तो वो हम उसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। अच्छा जी, ऑर्डर जब मैंने चेंज किया ना तो मुझे मैसेजिंग चाहिए यहाँ पे, तो इसकी जगह में मैंने स्ट्रक्चर उसका चेंज नहीं किया। लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी तो हम स्ट्रक्चर हमने चेंज किया था। तो मैं ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बेसिकली ऑर्डरिंग का कॉन्सेप्ट भी देना चाह रहा हूँ। तो दैट्स वाई आई यूज़ दीज बिल्ट इन क्लासेस। हम विदाउट चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ HTML हम बिल्ट इन क्लासेस के ज़रिए भी प्ले अराउंड कर सकते हैं। इस सारे प्रोसेस को करने का मकसद ही यही है कि आप लोगों को हमें आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट एक देना है बेसिक, वो इजी हो जाए। तो वो हो गया, परफेक्ट हो गया। मैंने इसका ऑर्डर चेंज किया तो ये सारा सीक्वेंस अपडेट हो गया। मुझे स्पेसिंग चाहिए, प्लस मुझे इसकी जो अलाइनमेंट है वो इस साइड पे दिखानी है, एक्सपेंडेड फॉर्मेट में दिखानी है। तो 1 बाय 1 अब मैं उन चीज़ों को भी अपग्रेड कर लेता हूँ। सो दिस इज़ द मेन हेडर, हमारा जो टैग है। उसके बाद ये डिव है जिसको हमने यूज़ किया है, जिसमें मैंने कंटेनर की भी क्लास लगाई है। कंटेनर की क्लास क्या कर रही है, हमारे पास फिक्स विड्थ ऐड हो रही है स्टेटमेंट CSS की जो बिल्ट इन स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया, और वो है जी 1280 पिक्सल कंटेनर की। जब हम बूटस्ट्रैप में काम कर रहे होते थे तो ये 1170 पिक्सल की विड्थ होती थी मैक्स, जबकि बूटस्ट्रैप में टेलमेंट में डिफरेंस ये है कि जब हम कंटेनर यूज़ कर रहे हैं तो वो 80 REM, इसका मतलब है कि 1280 पिक्सल REM यूनिट के अंदर हम डे 1 से ही काम कर रहे हैं। कस्टम HTML CSS लिखी हमने, जावास्क्रिप्ट लिखी, उसके बाद फिर हम लोग बूटस्ट्रैप में आए, फिर हम लोग टेलमेंट में आए। तो ये एक स्टैंडर्ड, आप कह लो एक तरीक़ाकार है इस वक्त मार्केट में, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट हमारा जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में CSS लिखने में REMs का यूनिट हम यूज़ कर रहे होते हैं टू क्रिएट द लेआउट, टू प्रोवाइडिंग द font size, typography, width, height, overall ये चीज़ें हमारी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे होते हैं, इसको हम बना रहे होते हैं। तो इसी में मुझे एक और क्लास ऐड करनी है, और जैसे हमने पैडिंग का कॉन्सेप्ट देखा हमने, इसी तरीके से हमारे पास मार्जिन का भी कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, सो आई गो टू द मार्जिन, स्पेसिंग ही के सेक्शन में मुझे मिलेगा वो okay, where is that? This is where is the margin? ठीक है, नहीं स्पेसिंग भी सेक्शन में उन्होंने दोनों चीज़ें ऐड की हुई हैं, पैडिंग और मार्जिन। मैं ये लिंक बेसिकली आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये जिस तरह से बूटस्ट्रैप में, जिस तरह से कस्टम CSS HTML के अंदर, उसी तरीके से टेलमेंट CSS में भी इन दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बारे में आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट हैं बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए इसमें। और इसमें हमने ऐड करना चाहिए मार्जिन ऑटो फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, एक्स एक्सेस वाइज हमने ऑटो ऐड करना है। जबकि हम अगर बूटस्ट्रैप को रिमेंबर, हमें उसमें जो हम क्लासेस में ऐड कर रहे होते थे वो इसी तरह से था, MS स्टार्टिंग, MS
इसमें जो मार्जिन है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट मार्जिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑटो का मतलब है स्टार्ट से अगर हमने ऑटो रखना है, हमारे केस में हमने दोनों एंड से जो वैल्यू है हमने रखनी है उसकी ऑटो। तो जिस तरह से ये कॉम्बिनेशन हमें बता भी रहा है, ठीक है, एम एक्स ऑटो वैल्यू, इसी तरह से हमें रिक्वायर है हमारे केस में एम एक्स ऑटो। तो ये अगर जी एम एक्स, ठीक, दिस इज द क्लास आई एम गोइंग टू यूज, दिस इज द क्लास, वो मैंने यहाँ रखा जी, एंड देन फ्लेक्स सेव, ठीक है जी। अब जैसे मैंने ऑटो किया तो वो जो लेफ़्ट साइड पे मूव ऑन कर रहा था, क्योंकि HTML के अंदर हम जो भी चीज़ बना रहे होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम उसको कोई वैल्यू नहीं देते तो वो लेफ़्ट साइड टॉप लेफ़्ट पे इंग्लिश स्टाइल में चल रही होती है। उसको हमने चेंज कर दिया, हमने खास किस्म की विड्थ ऐड कर दी फ्रॉम लेफ़्ट, और खास किस्म की विड्थ इंक्रीज कर दी, ऐड कर दी फ्रॉम राइट। और अगर मैं इसको फ्लूइड कर दूँ, कंटेनर को चेंज कर दूँ, कंटेनर, सॉरी यहाँ पे रखना है मैंने कंटेनर, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से भी कोई रेफरेंस आप लोगों को मिल जाए, इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए इम्प्लीमेंटेशन की। ओके, सो हमने किया जी सेव। अभी के लिए मैं इस क्लास को फिलहाल करता हूँ रिमूव, ताकि मैं मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइज कर सकूँ, ठीक है, लेफ्ट से और राइट से, एंड देन अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली जो है ना विड्थ यूज़ कर लेता हूँ फॉर द सेंट्रल पार्ट जो है हमारा सर्च बार, इसको मैंने यूज़ किया, एम एक्स ऑटो कर दिया, ताकि जो मेरा जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने किया, ठीक है, विड्थ मैंने इसकी ऐड की है और इसको मैंने ऑटो कर दिया, और इसको भी मैंने लेफ़्ट से और राइट से ऑटो एक्स एक्सेस मैंने कर दिया। मैं इसकी विड्थ को परसेंटेज में भी लेके जा सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यार ये हमारी REM में वैल्यूज़ हैं जो ऊपर आ रही हैं टॉप में, ये REM में फिक्स विड्थ है, और ये जो है परसेंटेज में। जैसे मैं कहता हूँ 5/6 दैट्स सपोज, जी मैंने विड्थ ऐड कर दिया है परसेंटेज वाली, और मैं जब रीलोड करूँगा तो मिसाल के तौर पे मैं इसे करता हूँ रिमूव और मैं रीलोड करता हूँ, ठीक है। तो ये परसेंटेज में हमें उसके हिसाब से ही वो एक्सपेंड करके दिखा रहा है। तो हम दोनों में से कोई भी अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने किया जी 3/4 एंड देन ठीक है, एंड देन mx
follow and copy and paste 3/4 की बजाय हम कर देते हैं 2/3। इसको मैं रीलोड करता हूँ तो उसकी विड्थ कम होती जा रही है अकॉर्डिंगली, ठीक है। इन क्लासेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, परसेंटेज वाली क्लासेस का। मैं REMs वाली क्लासेस का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। परफेक्ट हो गया। ऐसा जी है। फिर हम रेडियस सेट कर लेते हैं। बॉर्डर रेडियस में हमारे पास जो कॉमन यूज़ होने वाली बॉर्डर रेडियस है वो है जी राउंडेड टू एक्सेल। ये मैं राउंड कर रहा हूँ। जो ये हमारी जो इनपुट फील्ड है ये मैं इसको साथ साथ स्टाइलाइज भी करता चला जा रहा हूँ, ठीक है। राउंडेड LG और ये है जी हमारा कलर। इसको मैं लेट्स सपोज 1 कर देता हूँ तो वो कलर भी उसका लाइट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लाइट हो गया। इट्स वर्किंग एंड देन पैडिंग को मैंने कम कर दिया और यहाँ से ना मैं इसकी जो हाइट है वो मैं कर देता हूँ 4 is very small, height 8, ठीक है जी, परफेक्ट। मैं इसकी ना हाइट एग्जिट भी लगा सकता हूँ 40। अगर मैं चाहता हूँ मैं 40 ऐड करूँ तो हम इस तरह से लिखते हैं विद इन द टेलमेंट CSS। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि हमें CSS लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इस तरह से जो भी वैल्यू किसी के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। हम जैसे राउंडेड है, जिस तरह पिक्सल में मैं लगाना चाह रहा हूँ या REMs में चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट भी है। बाकी क्योंकि मैं बिल्ट इन क्लासेस से इस वक्त रेडी करना चाह रहा हूँ लेआउट अपना मैक्सिमम, तो मैंने उन्हीं क्लासेस को यूज़ करते हुए जो मेरा हेडर का कंपोनेंट है वो ऑलमोस्ट इट्स बीन डन। अगेन यहाँ पे मैंने एक प्लेस होल्डर भी लिखना है एंड दिस इज दिस वन। ये मैंने किया जी टाइप टू सर्च एंड the notification, the search icon. I need the search icon as well. SVG export icon. ये आइकन में सारे के फॉन्ट ऑसम वाले भी लगा सकता हूँ। अगर मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ। उस आइडिया को भी आप लोगों ने जहन में रखना है। वो भी हमारा कोर आइडिया होता है जब हम फर्स्ट इनिशियल प्रोटोटाइप हैंडओवर कर रहे होते हैं क्लाइंट को। ठीक है जी, दिस इज सर्च आइकन। आई हैव अ सर्च आइकन और इसको मैं पोजीशन कर सकता हूँ, डायरेक्टली भी पोजीशन कर सकता हूँ। इसको मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, इसको मैं किसी डिव में नहीं रखता और मैं सिंपल जाके क्लास लगाता हूँ इसके ऊपर। क्योंकि मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट करके इसको ओवरले करना है तो मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करूँगा, एब्सोल्यूट करूँगा, ठीक है। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन ठीक है।
और उसमें वो आपको बता भी रहा है कि आपका पोजीशन एब्सोल्यूट चाइल्ड, रिलेटिव पेरेंट, स्टैटिक सिबलिंग, काफ़ी अच्छी एग्जांपल दी है उसने, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। तो हमें क्या रिक्वायर है, हमें राइट नाउ रिक्वायर है पोजीशन एब्सोल्यूट चाहिए हमें, जो हमारा पेरेंट एलिमेंट है। पेरेंट एलिमेंट कौन सा है हमारे केस में, हमारा पेरेंट एलिमेंट है ये वाला, हमारे केस में ये वाला है। जो हमें चाहिए रेलेवेंट है, पोजीशन रेलेवेंट, relevant relative, not relevant but relative, उसको मैंने relative कर दिया ताकि उसी के relatively ही हमारा जो child element है हमारे केस में child element और position, ठीक है। this is the parent जिसमें ये input field और icon आ रहा है, दोनों चीज़ें आ रही हैं, और उसमें हमारा जो आइकन है वो हमारा चाइल्ड एलिमेंट है, दिस इज द चाइल्ड एलिमेंट है हमारा। तो जी यहाँ से हमने इसको मूव ऑन करना है, इसमें हम वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। पोजीशन के केस में हम जब हम पोजीशंस ऐड कर लेते हैं फिक्स्ड, एब्सोल्यूट या स्टिकी, तो हम उसी से रिलेटेड लेफ़्ट से, टॉप से, राइट से, बॉटम से, लेफ़्ट से, ये हम वैल्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं, क्लासेस भी ऐड कर सकते हैं। तो एक हो गया जी पोजीशन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट, क्लॉकवाइज, जैसे हमने पढ़ा भी है। तो मुझे लेफ़्ट से अभी के लिए फ़िलहाल 2, इसी तरह से टॉप से 2 वैल्यूज़ में ऐड करो। वो हमें यही बता रहा है कि आप वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ जी टॉप से 2, ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ रही है, जो भी आप वैल्यू ऐड करोगे वैल्यू ऐड हो जाएगी लेफ़्ट से और टॉप से राइट से। तो ये उसने नीचे एग्जांपल भी दी हुई है 1 2 3 4 5, ठीक, लेफ़्ट से इनसाइड 4 2 के मल्टीपल से, ठीक, इसने ये माइनस में करके एग्जांपल भी दी हुई है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ अभी के लिए इसको टॉप से और लेफ्ट से 2 कर देता हूँ एंड देन ट्राई टू रीलोड द पेज, सो स्टार्ट वर्किंग, जस्ट गुड। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही है वो है कि जब मैं लिख रहा हूँ तो वो ओवरलैप हो रहा है जो टेक्स्ट है मेरा, तो इसको मैं हैंडल आउट करने के लिए पैडिंग ऐड कर दीजिए मैंने, ठीक है। जैसे जैसे मैं पैडिंग लेफ्ट से ऐड करता जा रहा हूँ तो वो मेरा मसला रिजॉल्व हो गया। अच्छा जी, एक और कॉमन क्लास जो है हमारी फॉन्ट साइज, टाइपोग्राफी से रिलेटेड है जी, वो है जी फॉन्ट साइज। So we have a plenty of options available. Text extra small, text base का मतलब है कि 15, उसने बता भी रहा है, वो हमें गाइड भी कर रहा है। अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा तवज्जो से ध्यान से देखें तो हमें बेस यूनिट बता रहा है हमारा 16 पिक्सल का, ठीक है। बेस यूनिट इज 16 पिक्सल। बाकी उसी के रिलेटिवली जो हमारे जो फॉन्ट साइजेस हैं वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहे हैं, रिलेटिवली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि जी मेरे जो फॉन्ट साइज़ है मेरे केस में राइट नाउ मैं चाह रहा हूँ कि उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो हो जाए this one. I'm trying to see this one. This is semi bold और ये 11 पिक्सल है। यहाँ पे मैं जैसे स्ट्राइक किया मैंने टेक्स्ट तो मुझे पता चल गया अच्छा यार this is the text semi bold and it is right now semi bold का मतलब है 600 and 11 पिक्सल। तो मेरे केस में इसका जो क्लोज रीड मैच आ रहा है मेरे पास वो है जी 12 पिक्सल, ठीक है जी। स्टैंडर्ड्स को अगर मैं फॉलो करूँ राइट नाउ, और मैं चाह ही रहा हूँ कि मैं स्टैंडर्ड क्लासेस को फॉलो करूँ टू बेटर द स्ट्रक्चर एंड लेआउट।
extra small. Okay, so once I reload the page, the text font size is right now, जो कि पहले एक फॉन्ट साइज इंक्रीज्ड फॉर्मेट में नज़र आ रहा था, उसने उसके फॉन्ट साइज को एडजस्ट भी कर दिया। ठीक है जी, इसकी हाइट को हम मज़ीद अपग्रेड कर लेते हैं। आई थिंक मेरे दिस हाइट इज वैल्यूएबल हाइट, या दिस इज 40 एग्जैक्टली। क्योंकि अब इसकी जैसी मैंने हाइट इंक्रीज़ की है ना, तो आइकन जो कि पोजीशन एब्सोल्यूट हुआ हुआ है, चाइल्ड एलिमेंट पोजीशन एब्सोल्यूट हुआ हुआ है, तो वो उसकी जो प्लेसमेंट है मुझे वो भी अपग्रेड करनी पड़ेगी। तो आई कैन add the value probably this to 3. Yeah, it's working. And the second value I need to add is 3 value from the left as well. और मैंने यहाँ पे जो पैडिंग है ना वो भी इंक्रीज करनी है साथ में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोज हुआ हुआ है, टेक्स्ट उसके बहुत ज़्यादा क्लोज है, वो चाह रहा है कि वो स्पेस आ जाए। ठीक हो गया ना, स्पेस भी आ गई है, उसकी रीडेबिलिटी भी इंक्रीज हो गई है, ओवरऑल काफ़ी एग्जैक्ट क्लोज मैच लग रहा है कि जिस तरह का मैं स्ट्रक्चर में बनाना चाह रहा हूँ एज पर द फिग्मा डिज़ाइन, बिल्कुल एग्जैक्टली क्लोज मैच होना शुरू हो गया और फंक्शनल भी है। इनिशियली HTML प्रोटोटाइपिंग जब हम क्लाइंट को हैंड ओवर करके दे रहे होते हैं विद इन द टेलमेंट CSS, तो हम इसी तरह से चीज़ों को बना रहे होते हैं, बिल्ड कर रहे होते हैं। क्विक बिल्ड करने के लिए आप AI से हेल्प ले सकते हो, ठीक है, क्विक बिल्ड करने के लिए। इस वक्त मार्केट में बहुत सारे पेड फ्री टूल्स, AI टूल्स आ गए हैं जिसमें आप सिंपल डिज़ाइन शेयर करते हो, वो पूरी आपको एक स्ट्रक्चर लेआउट रेडी कर देता है क्विक विद इन मिनट्स। अगेन अगर आप उन चीज़ों को अभी के लिए खुद लिख लोगे, एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लोगे, एक्सरसाइज कर लोगे, तो आप लोगों को बेहतर कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बेहतर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अच्छा जी, इसमें एक और जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो हम अपग्रेड कर लेते हैं जी। दिस इज़ द फ्लेक्स। काफ़ी सारी क्लासेस मैंने यूज़ की हैं, यूज़ अ नंबर ऑफ बिल्ट इन क्लासेस। एक तरह से मैंने कंप्लीट जो एक हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन है वो हमने ओपन करके डिटेल में देख लिया। तो आई एम होपिंग कि जब आप लोग नेक्स्ट टाइम इसको बनाने में बैठोगे तो आपको किसी किस्म की दिक्कत दुश्वारी नहीं होनी चाहिए इंशाल्लाह। जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ जी मैं कंटेंट को, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट हम कहते हैं जी, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट क्या करता है जी, अब मेरे केस में मैं अगर इस पर देखूँ ना तो यहाँ पे ना इसकी अलाइनमेंट वर्टिकली मिडल में लाने के लिए हम ये वाली जो क्लास है अलाइन कंटेंट की, जो कि हमने जब बूटस्ट्रैप देखा, जब हमने कस्टम CSS लिखी तो उस वक्त हम ये क्लासेस हम खुद लिखा करते थे, बनाया करते थे। पैटर्न वही है, यहाँ पे हमें बिल्ट इन क्लासेस अवेलेबल हैं, बनी बनाई क्लासेस अवेलेबल हैं, हम उनको यूटिलाइज़ करते जा रहे हैं क्विकली और हमारा स्ट्रक्चर बिल्ट होता चला जा रहा है। तो इसी में से अभी मैं क्या करता हूँ, फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ मैं इसी में से ये वाली जो क्लास है हमारी, जो कि विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रिड और फ्लेक्स काम कर रही होती है, मैं इस क्लास को करता हूँ जी कॉपी। कंटेंट सेंटर की क्लास को मैंने कॉपी किया और मैंने फ्लेक्स जहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, जहाँ पे ये तमाम तीनों मेरी एलिमेंट कंपोनेंट बन रही हैं, जिसमें लोगो है, सर्च बार है, हेडर, यूज़र एक्शंस हैं, ये तीनों जो एलिमेंट्स बन रहे हैं जो मैंने मेंशन भी किए हैं विद इन यूजिंग द HTML कमेंट्स, बिल्ट इन क्लासेस, नेमिंग कन्वेंशन मैंने वो यूज़ किए। रेलेवेंट मुझे आइडिया हो रहा है, कोई कोड पढ़ के क्विकली मुझे आइडिया हो रहा है, ओवरव्यू मिल रहा है मुझे कि इन क्लासेस से हो क्या रहा है और कौन कौन सी चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही हैं। क्लीन कोडिंग, स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक कोडिंग, जब आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते तो ये चीज़ें आपको क्विकली हेल्प कर रही होती हैं आपके कोड स्ट्रक्चर को डेवलप करने में, समझने में, उसको कन्वर्ट करने में, प्रोग्रामेटिकली ये चीज़ें आपको हेल्प आउट कर रही होती हैं। अच्छा जी, मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया और उसके साथ मैंने अलाइन सेंटर कर दिया। ओके, सो इट इज़ व्हाट सेइंग इज़, अच्छा जी, ट्राई सेटिंग फ्लेक्स रैप, ठीक है।
हो गया है जी। आप एक अदर प्रॉपर्टी और ऐड कर लें। दिस इज़ द प्रॉपर्टी आई एम गोइंग टू ऐड फ्लेक्स रैप। दिस इज़ द सीएसएस प्रॉपर्टी। इस वाले फीचर को इनेबल करने के लिए मैं इसे करता हूँ जी, कॉपी करता हूँ और इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ, एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मैंने दोनों चीज़ें ऐड कर दी, परफेक्ट हो गया। ठीक है, फ्लेक्स रैप कर दिया जी मैंने। ओके, जस्ट अलाइन कंटेंट सेंटर। ओके, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है जी। सो आइटम स्टार्ट दिस वन। इसके लिए मुझे इस क्लास का भी इस्तेमाल करना है। मैं लिंक पहले शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। फ्लेक्स रैप, लाइन कंटेंट, डिस्प्ले फ्लेक्स। ये डिस्प्ले फ्लेक्स और ग्रिड के साथ कॉम्बिनेशन के तौर पे हम इन हेल्पिंग क्लासेस को यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ अलाइनमेंट, पोजिशनिंग विद इन दैट डिव, विद इन दैट एलिमेंट, हेडर, फुटर, आर्टिकल, टैग, कुछ भी अगर हम यूज़ कर लें अकॉर्डिंगली हम उनको सेट बैक कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जैसे ही मैंने वर्टिकली उसको मिडिल लाइन किया, मतलब मैंने ऐड किया आइटम सेंटर की, तो उसने वर्टिकली उसको मिडिल लाइन कर दिया। जब तक क्लास नहीं थी तो वो उसका जो लोगो है वो टॉप में लग रहा था और बाकी सारी चीज़ें भी। अब मुझे इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो मेरे हेडर यूज़र एक्शंस हैं उसके लिए भी मुझे ये वाला ही मुझे स्ट्रक्चर यूज़ करना है। वो मैंने किया जी, ये है जी हेडर यूज़र एक्शंस। इसके भी मैंने आइटम सेंटर किया एंड वंस आई यूज़ the item center with the combination of flex class, वो मेरा मसला रिजॉल्व हो गया। अब मुझे इंटरनल स्पेसिंग भी चाहिए। इंटरनल स्पेसिंग के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन क्लास अवेलेबल है जी, वो है जी गैप की। और गैप में जो भी हम वैल्यू देंगे, फॉर एग्जांपल उसने हमें बेसिक एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप गैप 4 रखते हैं तो वो आपकी इक्विवेलेंट स्पेसिंग जनरेट हो जाएगी। अगर ग्रिड सिस्टम फॉलो कर रहे हैं और ग्रिड सिस्टम में आपने ऐसे 4 बॉक्सेस बनाने हैं तो इक्विवेलेंटली उसके राइट साइड से और बॉटम से सेम स्पेसिंग आ जाएगी, जो कि हाईली रिकमेंडेड है। जो इस वक्त जो हम अपना वेबसाइट्स में काम कर रहे होते हैं, हमें बहुत सारी जगहों पे हमें इस तरह का लेआउट क्रिएट करना पड़ता है कि हमें लेफ़्ट से राइट से स्पेस नहीं चाहिए होती और एलिमेंट के दरमियान में और बॉटम में स्पेस चाहिए होती है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत इजी वे है। ग्रिड के कॉम्बिनेशन के साथ हम जब गैप 4 ऐड करते हैं या 1 ऐड करते हैं या जो भी मल्टीपल में 2 के मल्टीपल्स में हम चल रहे हैं तो वो अकॉर्डिंगली स्पेसेस जनरेट हो जाती हैं। टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हम यहीं पे गैप यूज़ करते हैं जी, गैप 4 एंड रीलोड। जैसे ही मैंने गैप ऐड किया तो मेरा स्ट्रक्चर रेडी हो गया, व्हिच इज लुक्स गुड, व्हिच इट लुक्स एक्चुअली गुड। ठीक है, ये देखेंगे। और इसकी और स्पेसेस मैं ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको 4 की बजाय आई स्टार्टेड गिविंग द वैल्यू 8, तो ये बहुत बेहतर हो गया। बिल्कुल एक्जैक्टली एक तरह से बिल्कुल मैच कर रहा है विद द डिज़ाइन राइट नाउ। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ, अगर आप इस तरह से क्लाइंट को बना के एक इनिशियल प्रोटोटाइप उसको हैंड ओवर कर देते हैं डे एंड पे, मीनिंग कि सारा पेज, खाली कंपोनेंट नहीं सारा पेज, तो आप इजीली उस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट फेज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा HTML प्रोटोटाइपिंग के बाद होता है फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करने का। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे एक क्विक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो है ये आइकन। इसके ऊपर ना नोटिफिकेशन के ऊपर आप देख रहे हो कि वो डिज़ाइनर ने हमें कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर नोटिफिकेशन अगर उसको मैसेजेस आ जाएंगे यूज़र को, तो वो इस तरह से टॉप में यहाँ ऐसे नज़र आएंगे। तो वो हम बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे हमने अभी ये वाला हमने यूज़ किया है पोजीशन के लिए, हमने रिलेटिव और एब्सोल्यूट करके इस आइकन को यहाँ सेट किया है, तो इसी तरह से हम ईमेल मैसेजेस के लिए नोटिफिकेशन को इजीली यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। उस केस में हमारा जो ये वाला डिव है जिसके अंदर हमने रखा है, दिस इज द डिव फॉर द मैसेजेस, दिस इज द डिव। इसको मैं नाम रख देता हूँ जी मैसेजेस।
नाम भी मैं रख देता हूँ उसका नेमिंग कन्वेंशन, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है। और ये है जी यूज़र प्रोफाइल इमेज। ये मैंने और ज़्यादा उसको एक्सप्लेन कर दिया कोड लेवल पे। वंस आई will decide to convert this all with in the React framework or Next.js. So these naming convention will help me to easily create the backend components to fetch the variables on the front end. ये मुझे बहुत ज़्यादा क्विक हेल्प कर रही होती हैं चीज़ें, जितना बेहतर अंदाज में। इवन ये अगर मैंने AI को भी कोई चीज़ हेल्प लेनी है तो ये जो मेरी क्लासेस हैं मैं मेंशन करके स्पेसिफिकली उनके अगेंस्ट प्रोग्रामिंग भी लिखवा सकता हूँ, लॉजिक्स भी लिखवा सकता हूँ कि यार इस केस में जब नोटिफिकेशन आए तो उसमें ये चीज़ें डिस्प्ले हो जाएँ, ना हो, आइकन नज़र आए ना आए। ऑब्वियसली ये आइकन तभी नज़र आएगा ना, डिज़ाइनर ने जो बनाया है छोटा सा एक आइकन बनाया है, ये तभी नज़र आएगा जब कोई मैसेज आया होगा क्लाइंट को, या इस इंटरफेस को जो हम बना रहे होंगे। तो ये उसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक हमने स्ट्रक्चर हम लेआउट बना रहे हैं। तो इनिशियली हम प्रोटोटाइप बनाते हुए ही हम इस तरह की नेमिंग कन्वेंशन हम अगर अपनी क्लासेस इस तरह से बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, रेलेवेंट होती हैं, तो वो आगे चल के हमें इस प्रोजेक्ट को मैच्योर करने में, बैक एंड प्रोग्रामिंग में ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती हैं, इस तरह की नेमिंग कन्वेंशन। अच्छा, तो ये आगे थी हमारा नोटिफिकेशंस। इसको मैंने कर दिया जी नोटिफिकेशन। ये बेल आइकन है हमारा नोटिफिकेशंस। ये हमारी डिव है जी मैसेजेस की, और ये है जी यूज़र प्रोफाइल इमेज। और इस केस में हम इसको रिलेटिव कर देंगे। और यहाँ पे अगर हमने बनाना है जी इस तरह का, हमने एक आइकन क्रिएट करना है और उसके ऊपर डिजिट हमने ऐड करना है, तो वो हम डिव ऐड कर लेते हैं, क्लास बीजी ग्रे, और उसके बाद है जी 800 वेट मैंने ऐड करनी है जी इसके अंदर, 1 हाइट, 1 rounded full text extra small 2, और DG इसका मैंने कलर कर देना है ब्लू, 500 text white। तो ये आइकन आगे थे बस, और इसको मैंने करना है जी एब्सोल्यूट राइट माइनस 3 सेकंड। इसकी मैंने विड्थ हाइट इंक्रीज कर देनी है। ठीक हो गया जी। अब मैंने इसमें जाके लाइन हाइट भी इंक्रीज कर देते, लाइन हाइट को हम कंट्रोल कर लेते हैं। लाइन हाइट को टाइपोग्राफी में लाइन हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं हम। और वो कैसे कर सकते हैं जी, लीडिंग नन, ये जी हमारी लाइन हाइट। ठीक है, तो ये मैंने वर्टिकली उसको रिमूव कर दिया, उसकी लाइन हाइट रिमूव कर दिया मैंने। देन I need text alignment as well. Text alignment के लिए
text alignment. Where is text alignment? ये कि तो कंफर्म है ना यूज कराने के लिए ये पाइथन का आज फिर कंफर्म करेगा Text transform. मैं चाह रहा हूँ वो एग्जिट क्लास text center, ठीक है, text तो alignment. क्या है ठीक है मेरी अभी उन्हीं से बात ठीक है जी, this is the class. वो कह रहे थे कि अभी ना मैं बात कर रहा हूँ पेट को अच्छा नहीं मिल रहा तो आज रात तक कहता This is same वही जो बूटस्ट्रैप में हमने किया, कस्टम सीसेस हमने डेवलप की, उसके अंदर यही क्लासेस बनाई हमने, तो वही चीज़ मैंने देखे ना, जैसे ही देखें उसकी अलाइनमेंट, उसकी लाइन हाइट कम की, उसकी अलाइनमेंट सेट की, तो वो उसके वर्टिकली हमें मिडल में हम इसके डिस्प्ले फ्लेक्स करके भी हैंडल कर सकते हैं. अब मैं चाह रहा हूँ इसकी जो विड्थ हाइट है वो उसको मैं मज़ीद इंक्रीज़ कर लूँ, माइनर इंक्रीज़ कर लेता हूँ. That looks good. Let's suppose हम करते हैं मैं सर आज के वापस इसके पीछे पड़ा हूँ ठीक है, ओके परफेक्ट. जैसे आज आता है टाइम Again, पीछे पड़ा हूँ flex item center और ये justify हो गया हमारे पास. ये क्या है तो मैं बताता हूँ ये अच्छा Perfect. और हम इसको मूव ऑन कर देते हैं. ठीक हो गया, परफेक्ट. Looks good. मैंने एक क्लास और कौन सी यूज़ की इसमें वो भी मैं रेफरेंस देना चाह रहा हूँ आप लोगों को. ठीक है जी, ओके, मैंने उसका लिंक दे दिया आप लोगों को. ठीक है, अलाइनमेंट के लिए, टेक्स्ट की अलाइनमेंट के लिए हमने जो क्लासेस हमने यूज़ करनी है, लेफ़्ट में, राइट में, सेंटर में, इस तरह से हम बिल्ट इन क्लासेस के जरिए विदाउट राइटिंग अ सिंगल कोड ऑफ CSS कम्प्लीटली हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बनता चला जा रहा है विद हेल्प ऑफ द HTML बिल्ट इन क्लासेस ऑफ Tailwind CSS. जब ये चीज़ हमारी फाइनल हो गई है तो मैं अगर लेफ़्ट पैनल की बात करूँ तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं द मेन टैग. मेन टैग में हमारे पास साइड बार HTML कमेंट कर देता हूँ. साइड बार I can use a side tag for this purpose. और इसको मैं कर लेता हूँ, इस वाले एरिया को मैं कर लेता हूँ यहाँ पे. मैंने ये फ़िलहाल मैंने कुछ कंटेंट यहाँ पे हम डिस्प्ले करने के लिए हम लिख लेते हैं. फर्स्ट हमारा जो एक बटन हमने दिखाना है यहाँ पे वो है जी क्रिएट न्यू अकाउंट का. कुछ स्पेसिंग भी ऐड करनी है हमने. यहाँ हम लिखते हैं CTA बटन create new account. उसके लिए हम बटन का टैग यूज़ कर रहे हैं. बटन का जो हमारा टैग होता है इसमें हमने जाके जो क्लासेस ऐड करनी है हम कर सकते हैं. और इसके अंदर है जी हमारे पास जो टेक्स्ट आ रहा है वो है जी क्रिएट न्यू अकाउंट. कनेक्ट न्यू अकाउंट, नॉट क्रिएट बट कनेक्ट. कनेक्ट न्यू अकाउंट. यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर दिया जी blue 500 and text should be white. टेक्स्ट का कलर मेरे ख्याल में मैंने बताया कि नहीं बताया आपको, मुझे पता नहीं बताया कि नहीं बताया, हम चेक कर लेते हैं.
टेक्स्ट के कलर के लिए जी हमारे पास जो क्लासेस हैं उसको हमने देख, दिस इज द टेक्स्ट कलर, इसका भी रेफरेंस है जी हमारे पास एज वी आर वर्किंग इन टेलविंड। तो हमारे पास ये सारे रेफरेंसेस बिल्ट इन ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, इजी टू यूटिलाइज विद इन द स्ट्रक्चर लेआउट जो भी हम रेडी कर रहे हैं। हमने वैसे ही उसको रखना है स्पेसिफिक विड्थ के अंदर, तो मैं इसके लिए मेन का एक मैं कंटेनर का डिव यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक, दिस इज द कंटेनर और इसको मैंने मार्जिन एक्स ऑटो करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट से स्पेसिफिक रखने के लिए, और ये जो मेरा साइड बार है ये मैंने मूव कर देना इसके अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट वर्किंग, दिस इज गुड। टॉप से मुझे स्पेसिंग चाहिए, इस सारे मेन का जो मेरा स्ट्रक्चर है मुझे इसमें स्पेसिंग चाहिए फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम सेम। तो वाई एक्सिस तो मैंने मार्जिन ऑटो कर दिया, और पैडिंग मैं ऐड करता हूँ क्योंकि मैंने इंटरनल स्पेसिंग ऐड करनी है, वो मैंने ऐड कर दी 6, एंड देन ऑन से रीलोड तो वो टॉप से और बॉटम से भी स्पेसिंग आ गई। ठीक है, ओके ओके। और इसी तरह से मैं इस पैनल को भी डिफाइन कर देता हूँ, और वो पैनल है जी मेरा राइट साइड का। मेरा साइड का जो पैनल है वो साइड बार को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो मेरा बाकी है जी कंटेंट एरिया, उसको मैं कहता हूँ जी कंटेंट एरिया। इसको मैंने कॉपी एंड देन कंटेंट एरिया शुड बी लाइक स्टार्टिंग विद div and it will be the class added content area, और इसमें मैं ये रख देता हूँ जो स्टार्टिंग लाइन आ रही है ना, ये मैं रख देता हूँ। फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग पर्पस मैंने एक div ऐड किया। This is a welcome message. Welcome message. Forward slash welcome message plus welcome message। welcome message में जो ये वाला हिस्सा है वो है जी हमारा, इसको मैंने रखा जी स्पैन के टैग में, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो मैंने यहाँ पे इस तरह से उसको मैं एक्सपैंड के में रख लेता हूँ स्पैन। ठीक है जी, अभी इस तरह से मैंने उसको स्पैन में अलग अलग कर। अब मैं जब रीलोड करूँगा तो दोनों चीज़ें, जैसे अभी तक जब हमने क्लासेस नहीं लगाई थी फॉर द हेडर एलिमेंट तो हमारे पास सारी चीज़ें स्टैकिंग में आ रही थी। तो अभी जब हमने कंटेंट और साइड बार डेवलप की तो अभी तक क्योंकि हमने क्लासेस नहीं यूज़ की, सिंपल हमने एक इंटरनल क्लास यूज़ की है और उसको हमने साइड का टैग लगा के साइड बार बना लिया, और कंटेंट एरिया को बनाने के लिए हमने एक डिव लगाया, तो वो भी स्टैकिंग हो रही है। अब मैं कहता हूँ यार स्टैकिंग वाला मसला जो है ना क्विकली में रिजॉल्व करना, तो इसके लिए मैं सिंपल उसी पैटर्न को मैं फॉलो कर लेता हूँ, वो है जी हमारा फ्लेक्स। या हम ग्रिड में भी कर सकते हैं काम, ग्रिड का कॉन्सेप्ट मैं देना चाह रहा हूँ हम लोगों को इसी हवाले से, ठीक है, क्योंकि हम ग्रिड बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम बना रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत सारी जगहों पे हमें ग्रिड में ही काम करना होता है। तो ग्रिड के लिए हम चलते हैं जी ग्रिड कॉलम, और ग्रिड कॉलम में हमारी कुछ रिक्वायरमेंट इससे मिलती जुलती है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, इस स्ट्रक्चर को हम ले लेते हैं कि ये हमें कुछ विड्थ ज़्यादा चाहिए, हमारी केस में फर्स्ट कॉलम की जो विड्थ है वो थोड़ी है और सेकंड कॉलम की विड्थ ज़्यादा है, तो हम इसी चीज़ को ही हम बना सकते हैं, कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसके कॉम्बिनेशन के तौर पे ऊपर हमने फ्लेक्स यूज़ किया था
नीचे वाले कंटेनर के अंदर मैं ग्रिड यूज़ करने जा रहा हूँ. तो वंस आई यूज़ अ ग्रिड एंड वंस आई यूज़ ग्रिड विद क्या कर रहा है जी, वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने टेबल के अंदर कॉल स्पैन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, तो ये भी कुछ उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है. तो मैंने क्या किया, ग्रिड 3 यानी कि 3 कॉलम्स बना देगा. 3 में से जो 2 कॉलम है वो असाइन कर रहा हूँ मैं फॉर द कंटेंट एरिया एंड द फर्स्ट कॉलम विल रिप्रेजेंट द साइड बार. तो जो है ना कंटेंट एरिया, उसको मैं उसको मैं क्लास में ऐड कर रहा हूँ, बिल्ट इन क्लास में ऐड कर रहा हूँ, जो स्पैन कर रही है 2 कॉलम्स को मर्ज कर रही है रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी विड्थ इंक्रीज़ करने के लिए मैंने उसको मूव ऑन कर दिया यहाँ पर. ठीक है, तो दिस इज़, अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखता हूँ, क्योंकि पहले स्टैकिंग हो रहा था और मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है हमारा जो ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आप लोगों को आइडिया देना है. तो वो उसके लिए जैसे ऊपर हमने यूज़ किया था ना फ्लेक्स, ठीक है, दिस इज़ द फ्लेक्स, दिस इज़ द फ्लेक्स, ये हमने फ्लेक्स यूज़ किया और फिर अकॉर्डिंगली हमने सेंट्रल डिव को विड्थ के ज़रिए बाकी स्पेसिस जनरेट करके. तो इसी तरीके से इसमें मैंने यूज़ कर लिया ग्रिड सिस्टम. और मैंने ग्रिड सिस्टम यूज़ किया तो जो कॉलम्स की जो विड्थ है वो एक तो उसकी जो अलाइनमेंट है वो पैरेलल हो गई, उसने स्टैकिंग वाला कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया, और मेरे जिस तरह से मैंने डिस्प्ले करना है, मैंने डिज़ाइन के हिसाब से बनाना है, इसको बिल्कुल उसके पैरेलल आना चाहिए, वो अचीव हो गया. और दूसरी चीज़ ये कि स्पेसिंग जो है वो अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं हम. लेट्स सपोज मैं इसे 3 करता हूँ और मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ कॉलम की ना, ग्रिड कॉल्स की वैल्यू लेट्स सपोज कर देता हूँ 4, और अब मैं करता हूँ रीलोड. तो जैसे जैसे मैं इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ तो इसका जो एरिया है वो वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा हूँ. कॉल ग्रिड कॉल्स 4, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है ऑन अ सिमिलर पैटर्न जिस तरह से टेबल्स में होता था. TDs को या TH को मर्ज करने के लिए हम कॉल स्पैन यूज़ करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे हम कॉल स्पैन यूज़ कर रहे हैं. इफ़ द मेन पेरेंट डिव हैव अ CSS प्रॉपर्टी और वाइल वर्किंग इन टेलमेंट CSS, अगर हम ग्रिड की बिल्ट इन क्लास यूज़ कर रहे हैं और उस पर ग्रिड कॉलम्स 4 यूज़ कर रहे हैं जो कि 4 कॉलम में डिवाइड कर रही है, अगर मैं ये यूज़ नहीं करता क्लास, तो मेरा जो कॉलम है वो, जो मेरा जो डिव है वो सारे का सारा 4 कॉलम्स में इक्वल डिवाइड हो जाएगा. अब चूँकि मैं 5 पे ले गया हूँ लेट्स सपोज, तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ जी 4, ठीक हो गया, परफेक्ट, इट लुक्स गुड. मुझे तकरीबन इतनी कोई स्पेस चाहिए, इतनी स्पेस फॉर द लेफ्ट एंड फॉर द राइट एरिया. परफेक्ट हो गया, नाइस. अब मैं पहले इस एरिया पे फोकस कर लूँ. मेन लेआउट रेडी हो गया, मेरा मेन स्ट्रक्चर लेआउट रेडी है. अब मैं फोकस कर लेता हूँ इस सारे लिंक्स को जनरेट कर लेता हूँ, एक दफ़ा बना लेता हूँ, फिर मैं इसी वाले एरिया को बना लूँगा. क्विक हो जाएगा मेरे लिए, आसान हो जाएगा. तो जहाँ पे मैंने ये बटन बनाया ना, इसी के कुछ मैं इसको भी बेहतर कर लेता हूँ. बटन फॉर द बटन आई नीड राउंडेड LG एंड padding should be 3. Okay, it should be the color should be the more darker, probably 700, and padding should be 2. Okay, that looks good. तो ये मैंने इसको देखें, इसके साथ मैंने क्लोज मैच करने की कोशिश की थी. So this is बिल्ट इन, मैंने कलर्स यूज़ किए हैं. बैकग्राउंड कलर्स यूज़ किए हैं मैंने. बैकग्राउंड कलर्स में मैं गया और मैंने फाइंड किया BG ब्लू. वी हैव अ नंबर ऑफ प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस. स्काई, BG स्काई, BG ब्लू, BG इंडिगो, वॉयलेट और रेड की डिफरेंट कंट्रास्ट. पूरी कलर पैलेट अवेलेबल है हमारे पास कि हम उसमें जाके कलर्स को हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं. ठीक है, ओके. तो इसी में से मैंने यूज़ किया जी. अभी के लिए मैंने कौन सा इसको कलर दिया मैं देख लेता हूँ जाके. मैंने कलर दिया जी 700. तो आई यूज़ 700 वैल्यू. मैंने ये वाला कलर यूज़ किया.
इनके कलर्स के हम शेड्स भी देख सकते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ अगर मैं उसका रेफरेंस भी दे पाऊँ। सारी कलर प्लेटी का ना आपको मिल जाएगा कलर। Could you provide me the link for Tailwind CSS? Colors default plating official. I need the official link. Okay, this is the color I need to share with you. ये आप लोगों को क्विक हेल्प करने में ना, ये जो चार्ट इन्होंने बना के आपको दिया हुआ है ये हेल्प कर रहा होता है। देखो उसने आप लोगों को सारा एक कॉन्सेप्ट मैंने जैसे ब्लू का मैंने यूज़ किया, ठीक है, ब्लू की डिफरेंट सारी उसने कलर पैटी दे दी है। जब डिज़ाइनर किसी भी वेबसाइट पर डिज़ाइन पे काम कर रहा होता है तो वो इन्हीं कलर कॉम्बिनेशंस के साथ प्ले अराउंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल किसी ब्रांड के लिए कोई ब्लू कलर डिसाइड हुआ है तो वो ब्लू टोन में ही रहते हुए उस वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट वेरिएंट्स उसके यूज़ कर रहा होगा इसी कॉम्बिनेशन के साथ। अगर वो ग्रीन है तो ग्रीन होगा, अगर वो टील कलर है तो टील होगा, सियान, स्काई, वॉयलेट, पर्पल, येलो, लाइम, एम्बर, ऑरेंज, रेड, वी हैव और ये ऊपर उन्होंने वो रेंज लिख दी 50। बेसिकली these digit numeric digit represent the built-in classes like PG dash blue BG red 50, BG dash red dash 50, BG dash red dash 100, BG dash red dash 200। तो इसी चीज़ को उन्होंने यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे वो क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करके दी हुई हैं। These are all basically representing the colors. We have a number of colors available. यानी कि अगर हम एक ऐसा डेमो पेज रेडी करें जो हमारे एक्सपर्टीज़ को भी बता रहा हो, वो हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करें उसको हम, और उसको हमें मकसद हो कि क्लाइंट को भी हमने अगर किसी क्लाइंट किसी ऐसे ही प्रोजेक्ट पे हम बिड करते हैं किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जिनको हमने बताना हो कि यार मकसद हो हमने अपने स्किल्स के बारे में इन्फॉर्म करना हो कि हम हमारे पास ये कैपेबिलिटी भी है कि हम इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, तो एक हम पेज बना सकते हैं फॉर द सेक ऑफ डेमो पर्पस। हम उन जैसे इन्होंने ये बनाया हुआ है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी अवेलेबल है, वो आपके एक पेज आप बना लोगे, उस पर वो सारे कलर कॉम्बिनेशंस बिल्ट इन क्लासेस के ज़रिए आप बना के आप रेडी कर सकते हो, लेआउट रेडी कर सकते हो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। वैसे यहाँ पे हमने बाकी रेस्ट ऑफ द नेविगेशन रेडी करनी है। व्हाट इज़ दैट? वो आसान है, इजी है, बस हमने सिंपल एक लिंक लगाना है। ULLI का स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, और ये हमारा एक सेक्शन हो जाएगा। फिर हमारे पास एक एनालिटिक्स का सेक्शन आ जाएगा जिसमें ये 2 लिंक्स होंगे। फिर हमारे पास सपोर्ट का सेक्शन होगा, डिव होगा या सेक्शन होगा, ठीक है, मतलब डिव, एंड देन उसके अंदर ये ULLI के हमारे सारे लिंक्स होंगे विद द कॉम्बिनेशन ऑफ आइकन्स। उसके बाद एक और सेक्शन होगा, उसके बाद ये 3। तो आई थिंक मेरे में 6:32 आज के लिए इनफ। कल हम इसे कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। आज का ये लेक्चर में रिकॉर्डिंग प्लस कोड में आप लोगों को गिटहब पे करके, लिंक ऑलरेडी है आप लोग के साथ ग्रुप में शेयर है, मैं दोबारा से एक दफ़ा रिफ्रेश लिंक जो है लोड करके वर्सल पर डिप्लॉय करके वो भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों ने क्लास ज्वाइन की, इट्स बीन ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जज़ाकल्लाह खैर। सर इंशाल्लाह मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ आजकल, तकरीबन मैंने काफ़ी हद तक तैयार कर ली है। गुड, नाइस नाइस। फ्रंट एंड जो सा एक वेबसाइट तैयार की है, तो सेकंड में एक डैशबोर्ड तैयार किया है, वो बस इंशाल्लाह। आप शिराज साहब आप कोशिश करें, लास्ट टाइम भी मैंने आपको रिकमेंड किया था, मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को हाईली रिकमेंड कर रहा होता हूँ कि आप लोग ना अपना एक जो अपवर्क का जो अकाउंट है ना उसको काइंडली ज़रा प्रोएक्टिवली देखें, उस चीज़ को अपग्रेड करें, मैच्योर करें। उसमें से जो आप लोगों को क्लाइंट मिलेंगे ना, वो इस वक्त आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक
अच्छा पे भी कर रहे होंगे, आप लोग काफ़ी कंफर्टेबल हो जाओगे उनके साथ काम करके ना, बंदे को बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आपको एक क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे होते हो, और फ्लेवर्स मैटर कर रहे होते हैं। जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा, जितना ज़्यादा फ्रेम वर्क लेस काम करोगे, उतने ज़्यादा आप लोगों की जो स्किल सेट है वो पॉलिश होंगे, हाईली रिकमेंडेड बनते चले जाओगे, आप टॉप रेटेड होते चले जाओगे ऑन अपवर्क। अच्छा सर, ये तभी मैंने डेस्कटॉप का पूरा तैयार कर लिया है। अब मैं उसको ना मोबाइल ऐप पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ, यानी मीडिया क्यूरी उसमें लगा के सारा वो सेट करूंगा, फिर हाँ, कर जाके सकते हैं फोन आप। के अंदर सारा। मीडिया क्यूरी के ज़रिए कर सकते हैं। अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें बूट स्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं या टेलविंड यूज़ कर रहे हैं, या अगर आप कस्टम सीएसएस लिख रहे हैं तो थोड़ी एफर्ट ज़्यादा पुट करनी पड़ेगी आपको। नहीं, अगेन मैंने टेलविन यूज किया है, बस सही है, वो तो फिर बूटस्ट्रैप, टेलविन, बेहतरीन है, ये चीजें बेहतरीन। यूज की हैं। और टेलविंड मैंने तो एआई की बेस्ट है। हेल्प से ज्यादा तैयार किया है वैसे। बहुत अच्छी बात है, आप एआई को यूज़ कर रहे हैं। एआई शरा साहब हाईली इस वक्त मार्केट में डिमांडिंग स्किल बन चुका है। इवन अगर आप डेवलपर भी हैं ना, अगर आप किसी भी फील्ड, जैसे सोशल मीडिया के बंदे हैं, कंटेंट राइटर हैं, किसी भी शोबे में आप काम कर रहे हैं और अगर आपको एआई में काम करना आता है तो वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो सही सही। कंपनी से आपको हाईली प्रेफर कर रही होती है। थैंक यू सर। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, जज़ाकल्लाह अल्लाह खैर। हाफिज। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू इब्राहिम, आपने भी ज्वाइन किया, जज़ाकल्लाह बच्चे, थैंक यू। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।